5th चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है, उसकी इम्पोर्टेंस, प्लस बिजनेस एनवायरनमेंट को किस तरीके से स्कैन किया जाता है, क्या क्या चीज़ें उसमें इंक्लूडेड हैं, ये सभी कुछ आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है? It refers to the combination of internal and external factors which affects directly and indirectly to the business. Business environment क्या है? कॉम्बिनेशन है इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स का। इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर अब कौन कौन से होते हैं? इंटरनल फैक्टर्स मीन्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जो भी हमारे पर्सन्स हैं, ठीक है, या फिर हमारी जो टेक्निक्स है, मटेरियल है, वो सारी चीज़ें जो बिजनेस को इफेक्ट करती हैं, ठीक है, सो दैट कि जो वर्किंग है बिजनेस की या ऑर्गेनाइजेशन की या उसकी फंक्शनिंग है, उसके ऊपर क्या असर पड़ता है। और दूसरी तरफ अगर हम देखें फैक्टर्स को, एक्सटर्नल फैक्टर्स को, तो एक्सटर्नल फैक्टर्स जो होते हैं वो बेसिकली इनडायरेक्टली जो है उनका इफेक्ट पड़ता है बिजनेस के ऊपर, क्योंकि वो इंटरनली इन्वॉल्व नहीं होते लेकिन एक्सटर्नली वो अटैच रहते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट के साथ। एक्सटर्नल फैक्टर्स कौन से होते हैं? वो फैक्टर्स जो बिजनेस को इनडायरेक्टली इफेक्ट करते हैं, ठीक है, जैसे सपोज हमारा टेक्निकल हम कह सकते हैं एनवायरनमेंट हो गया, सोशल एनवायरनमेंट हो गया, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट हो गया, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट हो गया। तो ये सारे एक्सटर्नल फैक्टर हैं। जैसे कस्टमर हो गए, वो भी एक्सटर्नल फैक्टर्स में आते हैं, ठीक है जी। तो जो क्या है, इनका जो है इनडायरेक्टली इफेक्ट पड़ता है हमारे बिजनेस ऑपरेशंस के ऊपर, ठीक है जी। तो चलिए नेक्स्ट है, बिजनेस एनवायरनमेंट रेफर्स टू द एग्रीगेट ऑफ ऑल दोज फैक्टर्स, forces, persons, institutions, organizations, rules, policies, laws which are beyond the control of the business but have multidimensional effect on its existence, working and success। ठीक है, वही जो मैंने अभी आपको बताया कि बिजनेस एनवायरनमेंट में बेसिकली क्या है, जितने भी फोर्सेस, फैक्टर्स, इंस्टीट्यूशंस, पर्सन्स, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशंस, रूल एंड रेगुलेशंस, पॉलिसीज बाय द गवर्नमेंट्स, हर एक चीज़ जो है वो इसमें इंक्लूडेड है, क्योंकि एक बिजनेसमैन जो है या ओनर जो है उसको ये सभी चीज़ों का ध्यान रख के फिर अपने बिजनेस को चलाना है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये चीज़ें जो हैं वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बिजनेस की सक्सेस को, उसकी वर्किंग को इफेक्ट डालती हैं। जैसे एग्जाम्पल है यहाँ पे, इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है, अगर ये चेंज होती है तो देन टेक्निक, जो वर्किंग टेक्निक है या प्रोडक्शन टेक्निक है वो चेंज होगी, ठीक है, कंज्यूमर प्रेफरेंसेस चेंज होंगे, मार्केट कंपटीशन जो है वो चेंज होगा। इकोनॉमिक पॉलिसीज में बेसिकली आप यहाँ पे लिख सकते हो, टैक्सेस हो गया, ठीक है, डिमांड हो गई, रिसेशन हो गया, ठीक है, तो ये सारी बजटिंग हो गई। तो ये सारी चीज़ें क्या है, इकोनॉमिक पॉलिसी के अंडर आती हैं गवर्नमेंट की। तो अगर इनमें कुछ चेंजेस आती हैं तो ऑटोमेटिकली जो बिजनेसमैन है उसको भी ये ध्यान में रखना होता है कि अगर गवर्नमेंट की पॉलिसीज चेंज हुई हैं, ठीक है, टैक्स रेट चेंज हुए हैं, टैक्सेस बढ़ गए हैं, ठीक है, तो देन क्या है, ऑटोमेटिकली उसकी जो प्रोडक्शन की कॉस्ट होगी उसमें भी फ़र्क आएगा, ठीक है। अब जो कॉस्ट होगी प्रोडक्ट की उसके ऊपर भी असर पड़ेगा इसका, ठीक है, सेल्स के ऊपर भी असर पड़ेगा, लोगों की डिमांड के ऊपर भी असर पड़ेगा, क्योंकि ऑटोमेटिकली अगर टैक्सेस भी बढ़ जाएंगे तो कहीं ना कहीं प्रोडक्शन की कॉस्ट भी बढ़ेगी, जो प्रोडक्ट के प्राइजेस हैं वो भी बढ़ेंगे, ठीक है, तो कस्टमर डिमांड पे भी असर पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें जो है एक बिजनेसमैन को एक बिजनेस इन्वायरमेंट में देखनी पड़ती हैं, ठीक है। तो चलिए अब कुछ इम्पॉर्टेंस के पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कस करते हैं जो बिजनेस इन्वायरमेंट से रिलेटेड हैं। फर्स्ट इज, इट एनेबल द फर्म टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज एंड गेट फर्स्ट मूवर एडवांटेज। बिजनेस इन्वायरमेंट, ठीक है, जब बिजनेस इन्वायरमेंट की स्कैनिंग होती है या बिजनेस इन्वायरमेंट को देखा जाता है, इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर्स की स्कैनिंग करी जाती है, उनको एनालाइज किया जाता है, तो देन क्या है कि जो बिजनेस इन्वायरमेंट है उसमें एक बिजनेसमैन जो है या ओनर जो है वो ये आइडेंटिफाई करने के कैपेबल हो जाता है कि क्या मेरे लिए आने वाली अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ठीक है, और कैसे मैंने मतलब उनको अडॉप्ट करके या उन अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करके मैंने फर्स्ट मूवर एडवांटेज लेना है, ठीक है, कि मार्केट में मेरी प्लेस बन सके और कॉम्पिटिटर्स से अच्छा मैं परफॉर्म कर पाऊँ, राइट। उसके बाद है सेकेंड पॉइंट,
हेल्प्स द फर्म टू आइडेंटिफाई थ्रेट एंड अर्ली वार्निंग। अब जैसे फर्स्ट पॉइंट में हमने ये पढ़ा कि जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको आइडेंटिफाई करने में बिजनेस एनवायरनमेंट हेल्पफुल है, तो उसी तरीके से बिजनेस एनवायरनमेंट हेल्पफुल है थ्रेट्स और जो अर्ली साइंस होते हैं थ्रेटनिंग के, ठीक है, उनको आइडेंटिफाई करने के, क्योंकि हर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके साथ उसके कॉम्पिटिटर्स जुड़े होते हैं, ठीक है, उसके साथ और मार्केट में जो लोग हैं, ठीक है, या अदर बिजनेस यूनिट्स हैं वो जुड़े होते हैं, क्योंकि कहीं ना सम टाइम ऐसा होता है कि हर एक बिजनेस यूनिट जो है वो एक दूसरे से अच्छा करने की कोशिश करता है, अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करता है, न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करने की कोशिश करता है विद एक्स्ट्रा बेनिफिट या फिर विद वी कैन से कंपैरेटिव बेनिफिट्स वो प्रोडक्ट को लेके आते हैं। तो जो बिजनेस यूनिट्स होते हैं आपस में उनका एक ऐसा थ्रेटनिंग हम ये कह सकते हैं पॉइंट आ जाता है कि जब वो एक दूसरे से डरते हैं या समटाइम आगे निकलने के लिए उनको क्या है बिजनेस एनवायरनमेंट को स्कैन करना पड़ता है, ये देखना पड़ता है कि कहीं ना कहीं हम लैग ना कर पाएं या कहीं ना कहीं ये ना हो कि हम पीछे रह जाएं, ठीक है, तो वो उनके लिए एक डर रह जाता है। तो डर का कारण क्या होता है कि सम टाइम जब एनवायरनमेंट में या बिजनेस एनवायरनमेंट की अगर मैं एक्सटर्नल फैक्टर्स की बात करूं, अगर टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आ रही हैं तो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस में क्या होता है, न्यू टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन चेंज होता है, ठीक है, वर्किंग का स्टाइल चेंज होता है, ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग में डिफरेंसेस आते हैं। तो अगर तो जो बिजनेस यूनिट्स हैं इन सभी चीज़ों को के साथ कोप अप कर पाते हैं और इन सभी अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब कर लेते हैं तो देन वो बिजनेस में सक्सेस पाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे बिजनेस यूनिट्स होते हैं जो पीछे रह जाते हैं, जो टेक्नोलॉजी के साथ कोप अप नहीं कर पाते, तो उनके लिए कहीं ना कहीं ये थ्रेट हो जाता है compete करना अदर बिजनेस यूनिट्स के साथ। उसके बाद है हमारा थर्ड पॉइंट, हेल्पिंग इन कोपिंग विद रैपिड चेंजेस। जो बहुत ही जल्दी जो चेंजेस आती हैं, जो एनवायरनमेंट में चेंजेस होती हैं, जैसे कस्टमर के टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस चेंज हो जाते हैं, ठीक है, सीजनल फ्लक्चुएशंस आ जाती हैं सपोज, ठीक है, या फिर जैसे अब पैंडमिक में कोविड में बहुत सारी चेंजेस हुई हैं, कई ऐसे बिजनेस यूनिट्स थे जो काफ़ी अच्छा ग्रो कर रहे थे लेकिन वो भी डिक्लाइनिंग लाइन में आ गए, कई ऐसे बिजनेस यूनिट्स थे जो ग्रो नहीं कर पाते थे वो बहुत ज़्यादा ग्रो कर पाए हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, अगर क्या है चेंजेस के साथ कोप अप हो जाए तो बिजनेस यूनिट्स जो हैं वो सक्सेस हासिल करते हैं। तो बिजनेस एनवायरनमेंट बेसिकली इसी के लिए हेल्पफुल है कि इसमें क्या है कि ये आइडेंटिफाई करने का मौका मिलता है बिजनेस यूनिट्स को कि वो क्या कर पाएँ, जो भी रैपिड चेंजेस आ रही हैं उनके साथ वो कोप अप कर पाएँ, ठीक है। अगर तो क्या है चेंजेस के साथ वो क्या है अपने जो भी बिजनेस यूनिट्स हैं अकॉर्डिंग टू दैट वो रन करेंगे तो देन बिजनेस यूनिट्स ऑटोमेटिकली सक्सेसफुल होंगे। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ पॉइंट, हेल्पफुल इन बेटर रेपुटेशन और बिल्डिंग कॉर्पोरेट इमेज। तो अब बिजनेस एनवायरनमेंट जो है वो काफ़ी हेल्पफुल है कॉर्पोरेट इमेज को क्रिएट करने में और उसको बिल्ड करने में, ठीक है, रेपुटेशन को बिल्ड करने में। अब वो कैसे, अगर तो जो भी ऑर्गेनाइजेशन की फंक्शनिंग है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन में एक्टिविटीज़ परफॉर्म होती हैं, अगर तो वो एक्टिविटीज़ जो हैं अकॉर्डिंग टू चेंजेस चल रही हैं, अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट रूल एंड रेगुलेशन या पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंगली चल रही हैं, सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल है, कस्टमर्स के लिए बेनिफिशियल है, एम्प्लॉयज़ के लिए बेनिफिशियल है, सप्लायर्स को वो खुश रख रहे हैं, तो देन क्या है वो ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो कॉर्पोरेट इमेज अपनी बनाती हैं, वो उनकी रेपुटेशन जो है वो मार्केट प्लेस में अच्छी बनती है। तो इसका मेनली यही रोल है बिजनेस एनवायरनमेंट का कि बिजनेस एनवायरनमेंट में प्रॉपरली स्कैनिंग होती है जिसमें ये पता चलता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्या है और थ्रेट क्या है। अगर तो ये चारों की चारों चीज़ों के साथ एक बिजनेस यूनिट चलता है, ठीक है, इन सभी चीज़ों को साथ में लेके चलता है तो देन वो ऑर्गेनाइजेशन, वो बिजनेस यूनिट और जो है वो सक्सेस पाता है। उसके बाद है हमारा फिफ्थ पॉइंट, हेल्प्स इन कॉन्टिन्यूस लर्निंग एंड इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस। अब कॉन्टिन्यूस लर्निंग एंड इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस ये कैसे पॉसिबल है भाई, बिजनेस एनवायरनमेंट में क्या है, इंटरनल एक्सटर्नल दो फैक्टर्स हैं, ठीक है, जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली असर करते हैं बिजनेस की एक्टिविटीज़ के ऊपर, ठीक है, बिजनेस यूनिट के ऑपरेशंस के ऊपर।
तो देन क्या है, जब इनमें चेंजेस आती हैं, जब बिजनेस एनवायरनमेंट में जो इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, अगर जब उनमें चेंजेस आती हैं या वो इफ़ेक्ट करते हैं बिजनेस यूनिट को, तो बिजनेस यूनिट्स के लिए, ओनर्स के लिए, उस मैनेजमेंट के लिए एक लर्निंग पॉइंट भी बनता है। वो लर्न करते हैं उन चेंजेस के बारे में, ठीक है, क्या क्या चेंजेस आई हैं, अब हमें क्या करना चाहिए सो दैट उन चेंजेस के साथ हम कोप अप कर पाएँ, ठीक है। एंड देन जैसे यहाँ पे लिखा है इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस, अब जैसे टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है, तो बिजनेस यूनिट्स न्यू टेक्नोलॉजी अपने ऑर्गेनाइजेशन में, बिजनेस यूनिट्स में लेके आ रहे हैं, तो देन इससे क्या होगा, वर्किंग है या परफॉर्मेंस है, जो भी ऑपरेशंस रन हो रहे हैं उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में, उसमें इम्प्रूवमेंट आएगी। अगर उसमें इम्प्रूवमेंट आएगी तो नेचुरली क्या होगा, जो प्रोडक्शन है वो अच्छी होगी, ठीक है, प्रोडक्शन अच्छी होगी, प्रोडक्ट्स बेटर क्वालिटी के बनेंगे, देन उसकी सेल ज़्यादा होगी, जिसका रिजल्ट क्या निकलेगा, प्रॉफिटेबिलिटी बनेगी, बढ़ेगी, तो देन एम्प्लॉयज़ जो है उनको भी अच्छा पैकेज मिलेगा। इससे क्या होगा, ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ होगी एंड इकोनॉमिकली भी वो अच्छा स्टैंड करेगी। तो ये थे हमारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट के। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि ये जो सभी पॉइंट्स हमने डिस्कस करे हैं, ठीक है, बिजनेस एनवायरनमेंट कैसे हेल्पफुल है, ठीक है, एक बिजनेस यूनिट्स के लिए, ठीक है, कैसे वो हेल्पफुल है अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफाई करने के लिए, थ्रेट्स को देखने के लिए, देन चेंजेस के साथ कैसे कोप अप करते हैं, ये सभी चीज़ें अब मैं आपको बताऊंगी स्वॉट एनालिसिस के साथ कि किस तरीके से बिजनेस यूनिट जो है वो स्वॉट एनालिसिस करते हैं, एंड स्वॉट एनालिसिस क्या होता है जिससे बिजनेस यूनिट्स जो हैं वो सक्सीड करते हैं, प्लस ऑर्गेनाइजेशंस जो बिजनेस यूनिट्स हैं वो कैसे रैपिड चेंजेस के साथ कोप अप कर पाते हैं। तो चलिए वो देखते हैं। हाँ जी, तो ये है हमारा स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट एनालिसिस में क्या आएगा, जैसे बिजनेस यूनिट्स हैं उनकी स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट, बिजनेस एनवायरनमेंट को स्कैन करने का एक ये टेक्निक है, एक टूल है, जिससे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस या फिर यूनिट्स जो हैं वो क्या है बेटरली परफॉर्म कर पाते हैं एंड अच्छे से स्कैनिंग कर पाते हैं कि आने वाले टाइम पीरियड में हमने क्या करना है, क्या क्या चेंजेस आई हैं, उनके साथ कैसे कोप अप करना है। तो चलिए देखते हैं कौन से बिजनेस यूनिट्स हैं जो अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करते हैं, कौन से जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं अगर किस तरीके से वो वर्क करते हैं देन उनकी स्ट्रेंथ होती है। तो चलिए वन बाय वन डिस्कस करते हैं। जैसे फर्स्ट है स्ट्रेंथ, ठीक है, ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जो फोकस करती हैं क्वालिटी के ऊपर कि हमने क्या है स्टैंडर्ड्स के साथ चलना है, बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट कस्टमर को प्रोवाइड करना है, तो देन क्या है वो फोकस करते हैं क्वालिटी के ऊपर कि विदाउट क्वालिटी हम कस्टमर को प्रोडक्ट नहीं देंगे। तो देन क्या है वो मेनली फोकस करते हैं क्वालिटी के ऊपर। देन डेडिकेटेड रिसर्च टीम, उनकी एक अच्छी रिसर्च टीम है जो प्रॉपरली मार्केट रिसर्च करती है, एनवायरनमेंट का रिसर्च करती है, एंड देन आगे अपनी जो भी प्रोडक्शन है या जो भी ऑर्गेनाइजेशन की फंक्शनिंग है उनको परफॉर्म करती है। उसके बाद है अफोर्डेबल प्राइसेस प्लस लॉयल कस्टमर्स, जो भी प्रोडक्ट वो पर्टिकुलर बिजनेस यूनिट बना रहे हैं, ठीक है, उन प्रोडक्ट्स के जो प्राइजेस हैं वो रीजनेबल हैं, कस्टमर जो है उनको अफोर्ड कर सकते हैं, एंड देन इससे क्या है कस्टमर की लॉयल्टी भी बनती है, कस्टमर लॉयल रहते हैं कि हमें क्या है अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट जो है वो अफोर्डेबल प्राइस में मिल रहा है। तो इससे कस्टमर रीच भी बढ़ती है, सेल्स भी बढ़ती हैं, प्लस जितने भी कस्टमर आते हैं वो लॉयल रहते हैं अपनी उस पर्टिकुलर बिजनेस यूनिट के साथ, मतलब जहाँ से वो प्रोडक्ट खरीद रहे हैं। तो ये क्या है बिजनेस यूनिट की स्ट्रेंथ हो जाती है, उनका एक पॉजिटिव पॉइंट हो जाता है मार्केट में स्टे करने का, सर्वाइव करने का। उसके बाद है वीकनेस। वीकनेस का कैसे पता चलता है, बिजनेस एनवायरनमेंट बहुत हेल्पफुल होता है जब बिजनेस एनवायरनमेंट में स्कैनिंग होती है, ठीक है, बिजनेस यूनिट्स जो है वो ये स्कैन करते हैं कि हमें पता चल सके कि हमारा जो इर्द गिर्द हमारा जो एरिया है, ठीक है, एनवायरनमेंट है, ठीक है, उसमें क्या चेंजेस आ रही हैं या क्या क्या न्यू अपडेट्स आ रहे हैं, ठीक है, कि सो दैट हम उनके साथ कोप अप कर पाएँ। तो कुछ ऐसे यूनिट्स होते हैं जो नहीं कर पाते कोप अप, जैसे आउटडेटेड फैसिलिटीज़ उनके पास है, मतलब बहुत पुरानी, हम ये कह सकते हैं कि टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन उनके पास पुरानी हैं, ठीक है, वो न्यू टेक्निक्स को नहीं लेके आ रहे, टेक्नोलॉजी के साथ कोप अप नहीं कर रहे, और वर्किंग कंडीशंस जो है वो भी आउटडेटेड हैं, प्रॉपरली फैसिलिटीज़ जो है वो एम्प्लॉयज़ को नहीं दे रहे, ठीक है। उसके बाद लैक ऑफ फंडिंग, पैसा नहीं है, ऑब्वियसली अगर पैसा नहीं है तो तभी वो क्या है अच्छे से जो टेक्नोलॉजी है उसको जो अडॉप्ट नहीं कर पा रहे, ठीक है, तो ये भी वीकनेस हो जाती है बिजनेस यूनिट की। देन है अनअसेसेबल लोकेशन,
जहाँ पे बिजनेस यूनिट है उसको असेस करना बहुत मुश्किल है, ठीक है। उसकी जो लोकेशन है वो हम ये कह सकते हैं कि आउट ऑफ द वी कैन से रीच, या फिर वहाँ पर जाने का जो रास्ता है वो सही नहीं है, ठीक है, या फिर मतलब बहुत दूर है, बहुत दूर इन द सेंस कि मतलब लोगों की रीच से दूर है, या वहाँ पे जाना मुश्किल है, वहाँ पे रिसोर्सेज की कमी है एंड बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। तो सपोज वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से नहीं आ रही, वाटर फैसिलिटी नहीं है, या अब हम ये कह सकते हैं कि वहाँ पे हम ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं लेके आ सकते। तो कुछ ऐसे यूनिट्स होते हैं जो अनएसेसिबल लोकेशंस पे लोकेटेड होते हैं, उनके पास फंडिंग नहीं होती और आउटडेटेड टेक्नोलॉजी के साथ चलते हैं, अपने आप को चेंज करने की कोशिश नहीं करते, यूनिकनेस लाने की नहीं कोशिश करते, ठीक है। तो देन क्या है, वो कहीं ना कहीं वीक रह जाते हैं, तो वो उनकी वीकनेस होती है। देन है अपॉर्चुनिटी। बिजनेस एनवायरनमेंट में अपॉर्चुनिटी क्या है कि जो एक बिजनेस यूनिट्स जो हैं वो कोलैबोरेट करते हैं विद द वेल्दी ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है, या इंटरनेशनली टाई अप करते हैं अदर ऑर्गेनाइजेशन के साथ, अदर बिजनेस यूनिट के साथ, सो दैट वो ग्रो कर पाएं। वो तभी ग्रो कर पाते हैं बेसिकली अगर क्या है उनके पास फंडिंग है, ठीक है। तो वो क्या है उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लेते हैं। उसके बाद है डेवलपमेंट इन ऑर्गेनाइजेशन एंड कम्युनिटी, ठीक है। तो उससे रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ हैं वो परफॉर्म करते हैं, सो दैट ऑर्गेनाइजेशन या वो पर्टिकुलर बिजनेस यूनिट जो है वो लोगों की नज़र में आए, और क्या है लोग उसको पसंद करें, या उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन ने जो भी कम्युनिटी के लिए अच्छे काम किए हैं उनको देखे जाने और मार्केट प्लेस में उस पर्टिकुलर यूनिट का नाम हो। एंड देन है एक्सपैंड सोशल मीडिया प्रेजेंस, जैसे एड्स देते हैं फेसबुक पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, ठीक है। तो इसके ऊपर भी पैसा लगता है भाई, अगर फंडिंग अच्छी है, उनके फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है, तो देन क्या है वो बिजनेस यूनिट्स जो है वो अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर लेते हैं, ठीक है। तो बिजनेस एनवायरनमेंट बेसिकली इसके लिए भी हेल्पफुल है। देन है थ्रेट। अब थ्रेट क्या है, डर, ठीक है। तो जब प्रेशर हो जाता है कि कॉस्ट कम करनी है, लेकिन कुछ बिजनेस यूनिट ऐसे हैं जिनकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, रिजल्ट उसका क्या निकलता है, प्रोडक्ट के प्राइसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो देन कहीं ना कहीं वो कंपनीज जो हैं या वो पर्टिकुलर जो बिजनेस यूनिट है वो मार्केट प्लेस में compete ही नहीं कर पाते, क्योंकि अदर जो हमारे बिजनेस यूनिट्स हैं वो उनसे ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट कम प्राइस में दे रहे हैं, ठीक है। तो ये उनके लिए थ्रेट हो गया। देन है इंक्रीज कंपटीशन। कंपटीशन बढ़ रहा है भाई, यूनिकनेस आ रही है, लोग जो हैं या फिर जो बिजनेस यूनिट्स हैं, ठीक है, अदर बिजनेस यूनिट्स के साथ, जैसे सपोज जो भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है, उनमें बहुत सारा जो हम ये कह सकते हैं चेंजेस आ रही हैं, यूनिकनेस आ रही है। अब इसकी एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, जैसे आप रूटीन बेसिस पे पेन पेंसिल्स यूज़ करते हो ना, अगर मैं पेंसिल की एग्जांपल दूँ तो पेंसिल जो कंपनी बनाती हैं, अब तो बहुत सारी कंपनीज आ गई हैं। जब हम आपकी एज के थे या आपसे थोड़े छोटे थे तो देन सिर्फ नटराज पेंसिल आती थी और वही सबसे बेस्ट होती थी, ठीक है। तो लेकिन अब डॉम्स है, अप्सरा है, नटराज है, एंड और पता नहीं कौन कौन सी कैम्पलिन है, और पता नहीं कौन कौन सी कंपनीज हैं जो पेंसिल्स बना रही हैं, ठीक है। तो क्या है सबसे बेस्ट, जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं ये बताती हूँ कि नटराज से भी अच्छी जो पेंसिल है वो डॉम्स की पेंसिल है, ठीक है, क्योंकि उसकी ग्रिप बड़ी अच्छी है। ग्रिप अच्छी है मतलब वो ट्रायंगुलर शेप में है, एंड देन क्या है उसका जो हम ये कह सकते हैं कि जो जब हम लिखते हैं तो वो डार्क लिखती है, ठीक है। एंड उनकी इरेजर्स जो है या शार्पनर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के हैं, इरेजर्स जो हैं वो डस्ट प्रूफ हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये है यूनिकनेस, ठीक है। तो मतलब अगर तो ऐसे बिजनेस यूनिट्स हैं जो क्या है ऐसी यूनिकनेस के साथ नहीं आते, ठीक है, तो फिर कहीं ना कहीं वो पीछे रह जाते हैं। उनके लिए ये डर बैठा रहता है कि हमसे आगे निकलने वाले लोग भी हैं, ठीक है। अब देखा जाए तो मार्केट प्लेस में डॉम्स ने बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली है, बहुत ज़्यादा अपना मार्केट शेयर बना लिया है उन्होंने। आपने देखा भी होगा एक ट्रांसपेरेंट और ब्लू लाइनिंग कॉम्बिनेशन के साथ उनकी किट्स आ गई हैं, वो किट भी क्या है 70 रुपीज़ से शुरू हो जाती है और मतलब 500 तक की वो किट ले सकते हो। कलरिंग उसमें है, ठीक है, वो शीट्स वगैरह वो उसमें ड्राइंग शीट्स वगैरह उसमें प्रोवाइड करते हैं, नंबर ऑफ कलर्स प्रोवाइड करते हैं, और उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, जैसे क्रेयॉन्स हैं या स्केचेस हैं, ठीक है, बहुत अच्छी क्वालिटी के आ रहे हैं। तो मतलब क्या है कि एक कंपनी ऐसी या फिर ऐसे यूनिट्स जो हैं जो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, यूनिकनेस के साथ परफॉर्म करते हैं, तो दूसरे यूनिट्स के लिए वो थ्रेट हो जाता है, क्योंकि उनको एक डर रहता है कि ये हमसे आगे निकल जाएंगे। उसका कारण भी क्या होता है, ये वीकनेस होती है,
तो जो बिजनेस एनवायरनमेंट में बेसिकली जो है एक स्कैनिंग से ये पता चलता है, ठीक है। तो भी हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, बेसिकली जो ये स्वॉट एनालिसिस है ना, स्वॉट एनालिसिस इसीलिए किया जाता है कि एक बिजनेस यूनिट को ये पता चल सके कि उसके लिए इन फ्यूचर या उस पर्टिकुलर एरिया में या उसके इर्द गिर्द उसकी अपनी स्ट्रेंथ क्या है, उसकी वीकनेस क्या है, उसके लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्या आ रही हैं या उसके लिए थ्रेट क्या है, ठीक है। तो डॉम्स ने अपनी मार्केट बना ली है अच्छी, ठीक है, क्योंकि उसने बेटर क्वालिटी के प्रोडक्ट्स जो है वो प्रोवाइड करे हैं कस्टमर को, ठीक है। उसने अपॉर्चुनिटी ग्रैब करी है और उसके पास स्ट्रेंथ थी कि मतलब वो क्या है, यूनिकनेस के साथ मार्केट में उतर सकता है अपने अच्छे प्रोडक्ट्स के साथ, ठीक है, रीजनेबल प्राइस के साथ, ठीक है, और क्या है, क्वालिटी के ऊपर उसने फोकस किया, ठीक है। अदर जो कंपनीज जो है वो प्रोडक्ट बना रही है उससे भी बेटर क्वालिटी के प्रोडक्ट, ये मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, कोई ऐसे रिसर्च नहीं करी, क्योंकि मेरा अपना खुद का एक्सपीरियंस है, इसलिए मैंने ये आपको एग्जांपल दी और मुझे डॉम्स के प्रोडक्ट बहुत अच्छे भी लगते हैं, तो उसी से रिलेटेड मैंने ये एग्जांपल भी बनाई है। आपको जो अच्छा लगे, जिस भी तरीके से आप बनाना चाहते हो, आप अपनी जो भी एग्जांपल है वो प्रेजेंट कर सकते हो, लेकिन आपके इस कंसेप्ट से रिलेटेड होनी चाहिए, ठीक है। तो आज की हमारी वीडियो इसी से ही रिलेटेड थी। आने वाली वीडियो में मिलेंगे, तो पहले इस वीडियो को आप जल्दी से लाइक कर दीजिए एंड देन शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, सो दैट आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। नेचर ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट एंड कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, हमारे पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में, बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है और बेसिकली कैसे इसकी स्कैनिंग होती है, सो दैट जो बिजनेस यूनिट्स हैं वो कैसे बिजनेस एनवायरनमेंट को ध्यान में रख के, कौन कौन से फैक्टर्स एंड फोर्सेस को ध्यान में रख के अपने वर्किंग जो है वो शुरू करते हैं या पर्टिकुलर जो भी ऑपरेशंस हैं उस बिजनेस यूनिट के वो परफॉर्म करते हैं। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम नेचर ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट से रिलेटेड। फर्स्ट पॉइंट इज एन एग्रीगेट ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर एंड फोर्सेस। बिजनेस एनवायरनमेंट में एक्सटर्नल फैक्टर्स एंड फोर्सेस आते हैं जो बिजनेस को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इफेक्ट करते हैं, जैसे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट, ठीक है, हमारा जो कल्चर है वो, ठीक है। ये सभी चीज़ें क्या है, बिजनेस को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली असर करते हैं, उसको इफ़ेक्ट करते हैं। अगर तो बिजनेस यूनिट्स जो हैं वो कोप अप कर पाते हैं विद दीज ऑल फैक्टर्स, देन वो मार्केट में जो है लॉन्ग टाइम के लिए सर्वाइव करते हैं और अच्छा प्रॉफिट कमाते हैं और अपनी इनकम को ग्रो करते हैं। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट, ब्लेंड ऑफ स्पेसिफिक एंड जर्नल फैक्टर एंड फोर्सेस। स्पेसिफिक एंड जर्नल फैक्टर एंड फोर्सेस ये क्या हैं, जो हमारे स्पेसिफिक फैक्टर्स हैं जैसे इन्वेस्टर्स, कस्टमर्स, सप्लायर्स, ठीक है, एक्सेट्रा, ये आ जाते हैं हमारे स्पेसिफिक फैक्टर्स में जो डायरेक्टली इफ़ेक्ट करते हैं बिजनेस को। एंड देन जो जर्नल फैक्टर हैं उसमें हमारा एक्सटर्नल एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो हैं वो इंक्लूडेड होते हैं, ठीक है, जैसे हमारे पॉलिटिकल, लीगल, इकोनॉमिक, ठीक है, ये सारे। तो ये जितने भी हमारे फैक्टर्स हैं, ठीक है, या फोर्सेस हैं, ये बेसिकली बिजनेस को इन्फ्लुएंस करते हैं, इफ़ेक्ट डालते हैं उसकी वर्किंग के ऊपर, उसकी परफॉर्मेंस के ऊपर। उसके बाद है हमारा थर्ड पॉइंट, डायनेमिक इन नेचर। अब डायनेमिक इन नेचर का क्या मतलब है कि ये अकॉर्डिंग टू सिचुएशन जो है वो मतलब क्या है, ये चेंज होता रहता है और बिजनेस यूनिट्स जो है वो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टांसेस क्या है, अपनी ऑपरेशंस को चेंज करते रहते हैं। हमारा जो बिज़नेस एनवायरनमेंट है बेसिकली क्या है, उसमें फ्लक्चुएशंस आती रहती हैं बार बार, जो है विद द पैसेज ऑफ टाइम सिचुएशंस चेंज हो जाती हैं, लोगों की डिमांड, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस चेंज होते हैं, ठीक है, जिससे क्या है बिज़नेस ऑपरेशंस जो हैं उनको भी अपने कस्टमर की डिमांड के अकॉर्डिंगली ही अपने जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो बनाने होते हैं। अब जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, टैक्सेशन पॉलिसीज़ हैं, ठीक है, टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन है, इकोनॉमिक चेंजेस हैं, अगर कंट्री में ये चेंजेस आती हैं, ठीक है, गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज हो रही है, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ,
गवर्नमेंट पॉलिसीज़ यहाँ पे आ जाएंगी, ठीक है, जैसे टैक्सेस आ गए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इकोनॉमिक पॉलिसीज़ आ गई, देन प्रोडक्शन टेक्निक्स आ गई, ठीक है। तो ये एग्जांपल्स हैं, ठीक है। बिजनेस एनवायरनमेंट में जो भी चेंजेस आती हैं तो क्या है वो हम ये कह सकते हैं कि ये चेंजेस का आना भी ज़रूरी है, ठीक है। तो अगर ये चेंजेस आती हैं तो देन बिजनेस यूनिट्स अकॉर्डिंग टू दीज चेंजेस, ठीक है, अपने ऑपरेशंस को रन करते हैं। एंड देन बिजनेस एनवायरनमेंट के ये इम्पॉर्टेंट कंटेंट्स हैं, इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, जो क्या है चेंज होते रहते हैं। उसके बाद है इंटरडिपेंडेंस। अब यहाँ पे इंटरडिपेंडेंस का क्या मतलब है? इंटरडिपेंडेंस मीन्स कि जो भी फैक्टर्स या फोर्सेस हैं, ठीक है, वो क्या है इन्फ्लुएंस करते हैं डायरेक्टली, ठीक है, अपने जो भी हमारा बिजनेस यूनिट है उसके साथ, ठीक है। तो उसको इन्फ्लुएंस करते हैं, तो बेसिकली ये क्या है एक दूसरे के साथ इंटरडिपेंडेंट हैं। जैसे सपोज हम ये कहते हैं कि अगर टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है या प्रोडक्शन टेक्निक्स चेंज हो रही हैं अकॉर्डिंग टू दी सिचुएशन सर्कमस्टांसेस, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली जो लोगों की डिमांड है उसमें भी चेंजेस आएंगी। अगर टैक्सेशन पॉलिसी चेंज हो गई तो प्रोडक्ट के प्राइजेस में चेंजेस आएंगी। तो इस तरीके से अगर एक फैक्टर जो है उसके बदलने से क्या है दूसरे फैक्टर को असर पड़ता है या फोर्सेस को असर पड़ता है, तो देन वो क्या है इंटरडिपेंडेंस है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं ये फैक्टर एंड फोर्सेस, जिसमें बेसिकली क्या है ये बिजनेस एनवायरनमेंट काफ़ी अपना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एंड देन है चैलेंजेस एज वेल एज अपॉर्चुनिटीज़। बिजनेस एनवायरनमेंट में बेसिकली क्या है चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं बिजनेस यूनिट्स के लिए, ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। जो तो बिजनेस यूनिट्स क्या है स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, जैसे उनकी फाइनेंशियल पोजीशन भी अच्छी है, ठीक है, प्रॉफिटेबल हैं, कस्टमर लॉयल्टी है, ठीक है, जो हमने अपने पिछले लेक्चर में इसके बारे में पढ़ा था। तो अगर ऐसी चीज़ें हैं तो देन क्या है उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ रहेंगी जो भी बिजनेस एनवायरनमेंट में चेंजेस आ रही हैं, ठीक है। जो भी हमने यहाँ पे पढ़ा ना कि अगर कुछ भी चेंज हो रहा है बिजनेस एनवायरनमेंट में तो देन क्या है अगर ऐसे बिजनेस यूनिट्स हैं, ठीक है, जो क्या है स्ट्रॉन्ग है, जिनकी वर्किंग, जिनकी परफॉर्मेंस, जिनके ऑपरेशंस स्ट्रॉन्ग हैं, अच्छे हैं, ठीक है, स्किलफुल उनके पास लेबर है, ठीक है, या हम कह सकते हैं कि एम्प्लॉयज़ की स्ट्रेंथ है, ठीक है, अच्छी है, एम्प्लॉयज़ जो हैं वो भी काफ़ी स्किलफुल हैं, प्लस उनका जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो अच्छी है, प्रॉफिटेबल है, ठीक है, और मार्केट शेयर ज़्यादा है। तो मतलब ऐसे जो बिजनेस यूनिट्स होते हैं तो बेसिकली क्या है उनका हम ये कह सकते हैं कि उनके लिए बिजनेस एनवायरनमेंट एज अ अपॉर्चुनिटी रोल प्ले करता है। तो अगर हम बात करें चैलेंजेस की तो ये एक चैलेंज भी है, ठीक है, न्यू कमर्स के लिए भी जो मतलब न्यूली बिजनेस में ऐड हो रहे हैं, न्यू बिजनेस स्टार्ट हो रहे हैं उनके लिए भी, प्लस जो पुराने बिजनेसेस हैं उनके लिए भी, क्योंकि इसमें ही एक्चुअल में पता चलता है कि कौन से ऐसे बिजनेस यूनिट्स हैं जो उन चैलेंजेस को, जो भी न्यू चेंजेस आ रही हैं, जो भी अपग्रेडेशंस हो रही हैं टेक्निक्स में, ठीक है, या फिर पॉलिसीज़ में, तो देन क्या उनके साथ वो कोप अप कर पाते हैं या नहीं कर पाते। तो बिजनेस एनवायरनमेंट जो है वो एज ए हम ये कह सकते हैं चैलेंज और अपॉर्चुनिटी रोल प्ले करता है बिजनेस यूनिट्स के लिए भी। एंड देन है रिलेटिविटी। अब इसमें आ जाता है डिफरेंस, ठीक है, कि जो भी बिजनेस एनवायरनमेंट है ना वो चेंज होता रहता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टांसेस या अकॉर्डिंग टू कंट्री, ठीक है। ये क्या है इसमें डिफरेंस आते हैं। अब ये हम ये नहीं कह सकते कि अगर इंडिया का जो कल्चर है या इंडिया का जो बिजनेस एनवायरनमेंट है या हम ये कह सकते हैं वर्क कल्चर है वो चाइना से मिलता जुलता है या फिर उसके साथ मैच करता है, या फिर वो हम किसी दूसरी कंट्री,
अमेरिका या कनाडा के साथ उसको हम क्या है रिलेट करते हैं, तो ऐसा नहीं होता। क्या है, जो भी पॉलिसीज़ हैं या जो भी प्रोडक्ट बनाने का तरीका है या जो भी बिज़नेस के ऑपरेशंस हैं, एक्टिविटीज़ हैं, सब कुछ क्या है डिफरेंट होता है। ठीक है, कंट्री टू कंट्री, रीजन टू रीजन हम ये कह सकते हैं। तो इसमें हम ये नहीं कह सकते कि ये अगर दो कंट्रीज़ हैं, ठीक है, उनमें जो भी वर्किंग हो रही है या दो कंपनीज़ हैं अलग अलग कंट्री की, तो दोनों के ऑपरेशन सेम होंगे, ऐसा नहीं होता। ये है कि जो भी बिज़नेस इन्वायरमेंट है वो क्या है डिफरेंट होता है। ये ज़रूरी नहीं है कि इंडिया का जो बिज़नेस इन्वायरमेंट है या इंडिया में जो बिज़नेस यूनिट्स हैं वो बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं, चाइना के जो बिज़नेस यूनिट्स हैं वो मॉडरेट हैं और जापान के जो है वो लो है, ऐसा नहीं है। ठीक है, हर एक कंट्री का अपना मेथड है, हर एक कंट्री की अपनी सिचुएशन, अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी, अपना एक दायरा है जिसमें क्या है वो वर्क करते हैं, तो वो क्या है डिफरेंट होता है। हम ये इसको हम ये नहीं कह सकते कि अगर सपोज़ दो कंट्रीज़ जो हैं उनके ऑपरेशंस रन हो रहे हैं सेम इंडस्ट्री में या सेम लाइन ऑफ प्रोडक्ट्स में, तो देन क्या है वो जो प्रोडक्ट होगा वो सिमिलर नेचर का होगा। नहीं, उसमें कोई ना कोई क्वालिटी में या कोई किसी ना किसी अदर फंक्शन में डिफरेंस ज़रूर होगा। अब हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं इकोनॉमिक पॉलिसी। ठीक है, जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए थे 1991 में, ठीक है, तो उसमें क्या है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन हुई थी। ठीक है, तो हम ये नहीं यहाँ पे कह सकते कि जो हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी थी, इंडिया की जो इकोनॉमिक पॉलिसी थी जो 1991 में बनी थी, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, ठीक है, जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए थे वो चाइना में भी सिमिलर होंगे। ठीक है, चाइना की जो इकोनॉमिक पॉलिसी बनी है, ठीक है, तो वो क्या है सिमिलर होंगे, ऐसा नहीं है। जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो क्या है डिफरेंट है, और वो डिफरेंस जो है टाइम टू टाइम आता है, कल्चर टू कल्चर डिफरेंट होता है। अब ये तो थे हमारे नेचर ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट के पॉइंट्स। अब हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। तो मैं यहाँ पे आपको इजीली समझाती हूँ कि किस तरीके से जो कंपोनेंट्स हैं वो कैसे इफ़ेक्ट करते हैं बिजनेस यूनिट्स को। नेचर ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट के बाद अब हम करते हैं शुरू कंपोनेंट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। कंपोनेंट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट में फर्स्ट पॉइंट है मैक्रो एनवायरनमेंट, जिसमें हम कवर करेंगे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट बेसिकली क्या है, इकोनॉमिक हमारी जो पोजीशन है कंट्री की उसके बारे में बताता है। उसमें क्या है तीन चीज़ें कवर होती हैं यहाँ पे, इकोनॉमिक कंडीशंस, इकोनॉमिक पॉलिसी, इकोनॉमिक सिस्टम। ठीक है, तो इकोनॉमिक कंडीशंस में क्या आएगा, स्टेज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। ठीक है, कंट्री में क्या डेवलपमेंट हो रही है, ठीक है, किस तरीके से लोग जो हैं उनका रहन सहन क्या है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है, बिजनेस यूनिट्स जो हैं वो कितना अर्न कर रहे हैं, ठीक है, कितने प्रॉफिटेबल हैं, इस चीज़ के बारे में हमें यहाँ पे पता चलता है कि हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रही है या नहीं। ठीक है, कितने इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पे जो बिजनेस यूनिट्स हैं वो टाई अप्स कर रहे हैं, या फिर मतलब उनकी हम ये कह सकते हैं कि वो वर्किंग है, या फिर वो उनके जितने भी बिजनेस यूनिट्स हैं, ठीक है, कितने ज़्यादा एक्सपैंड हो रहे हैं। तो जितनी ज़्यादा एक्सपेंशन होंगी, जितने ज़्यादा अच्छे बिजनेस यूनिट्स होंगे, तो वो क्या है कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट को दर्शाएंगे। उसके बाद है हमारा सेकेंड पॉइंट रेट ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, एंड देन है रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड रेट ऑफ इन्फ्लेशन। ये सभी पॉइंट्स जो हैं वो हमारी इकोनॉमिक कंडीशन जो कंट्री की है उसके बारे में बताते हैं। देन है इकोनॉमिक पॉलिसी। अब इकोनॉमिक पॉलिसी में मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी आ जाएगा, उसके बाद इंपोर्ट एक्सपोर्ट आ जाएगा, देन एग्रीकल्चर पॉलिसी एंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी आ जाएगा। अब इंपोर्ट एक्सपोर्ट में क्या है कि बिजनेस यूनिट्स जो हैं वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट में भी डील करते हैं, मतलब कुछ प्रोडक्ट्स जो हैं वो दूसरी कंट्रीज से इंडिया में लेके आते हैं, एंड देन कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स जो इंडिया में हमारी कंट्री में मतलब ज़्यादा हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं उनकी प्रोडक्शन ज़्यादा है, तो देन वो क्या है एक्सपोर्ट होते हैं टू दी अदर कंट्रीज़। ठीक है, तो उसके बारे में देन इसमें क्या आ जाएगा कि जो आगे हमारी है एग्रीकल्चर पॉलिसी। ठीक है, वो क्या है, गवर्नमेंट ने क्या रूल एंड रेगुलेशंस निकाले हैं, क्या पॉलिसीज़ निकाली हैं, कितनी लिबरलाइजेशन दी है ऐसे सेक्टर्स को जो क्या है अपने जो उनकी लैंड है वहाँ पे वो प्रोडक्शन कर पाएँ, ठीक है, और प्रोडक्ट्स को जो है वो सेल कर पाएँ एंड देन इनकम गेन करें।
उसके बाद है इकोनॉमिक सिस्टम। हर एक कंट्री का अपना इकोनॉमिक सिस्टम होता है जिसमें बिजनेस यूनिट्स वर्क करते हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, या फिर विदाउट द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट, जैसे प्राइवेटाइजेशन, ठीक है, वो चीज़ इसमें आ जाती है। तो कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म इसके बारे में बताता है कि कंट्री की जो सिचुएशन है या कंट्री की जो डेवलपमेंट है कितनी हो चुकी है। जैसे डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो कैपिटलिस्ट कंट्रीज़ हैं, ठीक है जी। तो अब यहाँ पे जैसे सोशलिज्म और मिक्स्ड इकोनॉमी की बात करिए। मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या आ जाता है, गवर्नमेंट प्लस अदर जो हमारे प्राइवेटाइजेशन हैं, ठीक है, प्राइवेट कंपनीज़ हैं, वो क्या है, दोनों मिलके जो है वो हमारी इकोनॉमी को चलाते हैं, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट से रिलेटेड हैं, जो बिजनेस एनवायरनमेंट का एक मेन कंपोनेंट है, जो क्या है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है इन्फ्लुएंस करता है बिज़नेस के ऑपरेशंस को। तो जब भी बिज़नेस यूनिट्स जो हैं अगर वो एक्सपेंशन करना चाहते हैं या अपने बिज़नेस यूनिट्स को शुरू करना चाहते हैं या कोई भी अगर चेंजेस आती हैं, ठीक है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में, तो देन क्या है, बिज़नेस यूनिट्स को उनके साथ कोप अप करना चाहिए, तभी वो अपनी कंडीशन, अपनी जो मार्केट प्लेस है वो बना सकते हैं, ठीक है, अपनी कंट्री में। नेक्स्ट पॉइंट है पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। अब पॉलिटिकल इन्वायरमेंट क्या है, बिजनेस इन्वायरमेंट में, ठीक है, क्या क्या रोल प्ले करती है हमारी गवर्नमेंट, बिजनेस इन्वायरमेंट में क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड हैं वो देखते हैं, ठीक है। जैसे गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं, लीडरशिप है, फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज़ है, टैक्स पॉलिसीज़ हैं और रेगुलेशंस हैं। ये सभी चीज़ें क्या है, गवर्नमेंट द्वारा की गए जो भी चेंजेस हैं या गवर्नमेंट द्वारा बनाए गए जो भी रूल एंड रेगुलेशंस हैं, ठीक है, जो क्या है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बिजनेस इन्वायरमेंट को इफ़ेक्ट करते हैं। तो अगर एक बिजनेस यूनिट जो है अगर वो क्या है एक अच्छा अपना प्लेस बनाना चाहता है मार्केट में या कंट्री में, वो क्या है अच्छा सर्वाइव करना चाहता है, ठीक है, तो देन उसके लिए क्या है, जो भी गवर्नमेंट के रूल एंड रेगुलेशंस है उसके अकॉर्डिंगली चलना होगा। जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं उसी दायरे में रह के उसने वर्क करना है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर सपोज़ गवर्नमेंट ने ये कहा है कि जिस प्लेस पे आप पर्टिकुलर अपना जो भी फैक्ट्री या जो भी प्रोडक्शन यूनिट लगा रहे हो उसकी जो वेस्टेज है वो सोसाइटी के बाहर होनी चाहिए। ये नहीं है कि उसका जो भी वेस्टेज है उसकी जो ड्रेनेज है वो क्या है, उसका जहाँ से वो ड्रेनेज होगी वो क्या है, उसका जो भी पर्टिकुलर हम ये कह सकते हैं वे होगा जहाँ से वो ड्रेनेज निकलेगी उस पर्टिकुलर वेस्ट की जहाँ पे प्रोडक्शन हो रही है, ठीक है, वो क्या है जहाँ पे सोसाइटी, जहाँ पे कम्युनिटी रह रही है उसके आसपास, ठीक है। तो अगर ऐसे होगा तो देन क्या है ये एक्ट जो है वो पनिशेबल भी हो सकता है एंड देन फाइन भी पे करना पड़ सकता है ऐसी इंडस्ट्रीज़ को या ऐसे प्रोडक्शन यूनिट्स को। तो मतलब क्या है कि गवर्नमेंट की अगर पॉलिसी ये है कि जो भी आपने जहाँ पे भी प्लांट लगाना है उसकी जो वेस्टेज है या उसकी जो ड्रेनेज है वो क्या है सिटी से बाहर होनी चाहिए, या सपोज़ आपका यूनिट ही ऐसी जगह पे होना चाहिए जो क्या है डायरेक्टली इन्फ्लुएंस या डायरेक्टली जो क्या है हार्म ना हो सोसाइटी को, ठीक है। जो भी आप पर्टिकुलर ऑपरेशंस कर रहे हो या सपोज़ जो भी उसकी वेस्टेज, जैसे सपोज़ चिमनीज वगैरह लगी होती हैं तो जो गंदा धुआं निकलता है कारखानों से या फैक्ट्रीज से वो क्या है वो डायरेक्टली इन्फ्लुएंस ना करे, डायरेक्टली हम ये कह सकते हैं कि उसका असर जो है वो इंडिविजुअल्स के ऊपर ना पड़े कि वो बीमार ना हो जाएं या हमारी सोसाइटी जो है उनके लिए हार्म ना हो। तो ऐसी चीज़ें, और जैसे हमारे स्कार्स रिसोर्सेज हैं, वाटर है, ठीक है, या अदर रिसोर्सेज हैं, उनका भी अच्छे से यूज़ करना है। अगर तो क्या है वेस्टेज ज़्यादा होगी तो देन ऑब्वियसली ये सोसाइटी को भी नुकसान होगा और जो फैक्ट्री है या जो भी प्रोडक्शन यूनिट्स है उनको भी नुकसान होगा, ठीक है। ऐसे टैक्सेशन पॉलिसीज़ है, अगर तो सपोज़ जो बिजनेस यूनिट है अगर वो टैक्स वगैरह पे नहीं करते हैं, ठीक है, तो अगर ये चीज़ें पता चल जाती हैं गवर्नमेंट को तो देन वो भी उनके लिए पनिशेबल होगा। तो इस चीज़ को भी मानना चाहिए। जो रेगुलेशंस, जो रूल्स गवर्नमेंट ने निकाले हैं, ठीक है, रिगार्डिंग द इंडस्ट्रीज़, फैक्ट्रीज़, ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली फंक्शंस जो है वो परफॉर्म होने चाहिए। तो ये भी बिजनेस एनवायरनमेंट में एक मेजर रोल प्ले करता है। उसके बाद है टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, जिसमें क्या आ जाता है, टेक्निक्स आ जाती हैं। हर एक यूनिट जो है अगर वो चाहता है प्रॉफिटेबल होना, अगर वो चाहता है कि वो जो भी चेंजेस आ रहे हैं, चाहे टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन है, ठीक है, चाहे मेथड्स चेंज हो रहे हैं, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है चेंज इन प्रोडक्शन मेथड, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, यूज़ ऑफ इक्विपमेंट, इनोवेशंस, इम्प्रूवमेंट इन प्रोडक्ट्स, इम्प्रूवमेंट इन प्रोडक्शन टेक्निक्स एंड मेथड्स, ठीक है। तो अगर बिजनेस यूनिट्स जो क्या है ऐसी टेक्नोलॉजी
टेक्नोलॉजिकल चेंजेस के साथ कोप अप करते हैं तो ऑब्वियसली वो क्या है इन फ्यूचर और प्रेजेंटली अगर ये सभी चीज़ों को वो अच्छे से अडॉप्ट करते हैं तो देन वो प्रॉफिटेबल बनते हैं। तो हर एक बिजनेस यूनिट्स की ये हम ये कह सकते हैं कि एक स्ट्रेंथ होनी चाहिए कि मतलब वो क्या है जो भी चेंजेस आती हैं, ठीक है, उनके साथ वो कोप अप कर पाएँ। हर एक बिजनेस यूनिट की स्ट्रेंथ और वीकनेस भी इसी से ही पता चलती है कि अगर वो क्या है टेक्नोलॉजी के चेंज होने से वो अपने जो टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन हैं, ठीक है, या मेथड्स हैं या फिर मतलब जो भी इनोवेशंस हैं जो रिक्वायर्ड हैं इस पर्टिकुलर कंपोनेंट से रिलेटेड, अगर वो करने में कैपेबल होते हैं तो देन वो क्या है स्ट्रेंथ हासिल करते हैं एंड देन मार्केट प्लेस में अपना अच्छा शेयर बनाते हैं। तो दीज पॉइंट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बिजनेस एनवायरनमेंट एंड दीज पॉइंट्स आर वेरी वेरी यूजफुल फॉर द बिजनेस यूनिट्स, ठीक है। तो अगर वो क्या है इन चीज़ों को अडॉप्ट करते हैं तो देन ऑर्गेनाइजेशन और जो भी ये पर्टिकुलर बिजनेस यूनिट्स हैं वो प्रॉफिटेबल होते हैं। तो आज के लिए इतना ही, कल हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। उससे पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ आप इसे लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना सो दैट आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। एंड इससे पहले मैं आपको ये चीज़ बता दूं, कुछ बच्चों के कमेंट्स आए हुए हैं कि मैम शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं वो कैसे हमने अटैम्प्ट करने हैं। बच्चे जैसे एक एग्जांपल ही ले लेते हैं, ये हमारा कल का पॉइंट है जो हमने कवर करना है, मैक्रो एनवायरनमेंट का कंपोनेंट है ये बिजनेस एनवायरनमेंट में। तो जैसे ये मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है ना अबाउट ये 80 वर्ड्स का 80 to 100 वर्ड्स का आप अटैम्प्ट कर सकते हो 4 to 5 मार्क्स के लिए, ठीक है। और आपने ये चीज़ भी इसमें देखनी है कि जो क्वेश्चन है उसका जो भी सब्जेक्ट है, जो पर्टिकुलर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं सोशियो कल्चर एनवायरनमेंट को एक्सप्लेन कीजिए, ठीक है। तो इसमें मैंने क्या बताया, पहले इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट की सोशियो कल्चर क्या है उसके बारे में, ठीक है। देन उसका एक मीनिंग बता दिया, एक लाइन में बता दो या 2 लाइन्स में मीनिंग बता दो। उसके बाद क्या है आगे एग्जाम्पल दे दो, ठीक है। फिर उससे क्या होगा, एग्जाम्पल जब आप लाइव एग्जाम्पल कोई भी दोगे देन छोटा सा अगर डायग्राम बना सकते हो तो वो बना देना, तो इससे आपका जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो इसी तरीके से आपने पेपर में अटेम्प्टेशन करनी है। याद रखना कि जो वर्ड्स हैं वो 80 to 100 ही हो, बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं कर देना आपने पेपर, ठीक है। क्योंकि जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं ना वो क्या है अकॉर्डिंग टू जितना बोला गया है उतना ही आपने लिखना है और उसकी लिमिट है अप टू 100 वर्ड्स, ठीक है। ज़्यादा लिखोगे तो मार्क्स तो सिर्फ उतने ही मिलेंगे जितने मार्क्स का वो क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखना। अब शुरू करते हैं, हमारा जो कल का एक पॉइंट रह गया था सोशियो कल्चर, ठीक है। तो ये देखते हैं ये कंपोनेंट क्या कहता है। सोशियो कल्चर एनवायरनमेंट ये बिजनेस एनवायरनमेंट को कैसे इम्पैक्ट करता है। इट रेफर्स टू द सोशल एंड कल्चर फैक्टर्स दैट कैन इम्पैक्ट बिजनेस, ठीक है। सोशल एंड कल्चर फैक्टर्स कौन से होते हैं, हमारी सोसाइटी एंड उससे रिलेटेड जो भी कल्चर्स हैं, जो सोसाइटी में रहने वाले लोगों के बिलीव्स हैं, वैल्यूज़ हैं, ठीक है, कैसा उनका रहन सहन है, वो चीज़ डिपेंड करती है, ठीक है, उनके ऊपर। एंड देन बिजनेस को वो काफ़ी इम्पैक्ट करती है। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है कल्चर इन्फ्लुएंसेस दैट इम्पैक्ट थॉट, फीलिंग एंड बिहेवियर। अब एग्जाम्पल देखिए इसकी। फॉर एग्जाम्पल, the increasing demand for eco-friendly products that have led businesses to adopt green practices and reduce the carbon footprint, ठीक है। अब क्या है कि मार्केट में जो डिमांड है बाय द सोसाइटी, बाय द पीपल, ठीक है, बाय द कस्टमर, वो क्या है इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स की है। एंड देन ऑटोमेटिकली अब बिजनेस यूनिट्स को क्या करना चाहिए कि उनको अडॉप्ट करने चाहिए ग्रीन प्रैक्टिसेस, मतलब ऐसे ऑपरेशंस, ऐसे फंक्शंस परफॉर्म करने चाहिए जो क्या है इको फ्रेंडली हो, ठीक है। जिसमें क्या है कि जो सपोज आपके जो भी बिजनेस ऑपरेशंस हैं उनकी जो वेस्टेज है, जैसे यहाँ पे लिखा है कार्बन फुटप्रिंटिंग, वो क्या है कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा ना फैलाए, ठीक है, जिससे क्या है सोसाइटी को हार्म हो। तो मतलब ऐसी एक्टिविटीज़, ऐसी ग्रीन प्रैक्टिसेस परफॉर्म करनी है जिससे सोसाइटी को फ़ायदा हो, उनकी हेल्थ जो है वो स्ट्रॉन्ग रहे, वो अच्छी रहे, ठीक है जी। उसके बाद है द चेंजिंग डेमोग्राफिक्स सच एज एजिंग population and rise of multiculturalism that have impact business marketing strategies and product offering।
ठीक है। डेमोग्राफिकल में क्या चीज़ आ जाएगी कि अगर जो लोग हैं, ठीक है, सपोज एक सोसाइटी में रहने वाले लोग जो हैं, अगर सपोज उनकी एज ज़्यादा है, ठीक है, तो क्या है कि जो बिजनेस यूनिट्स हैं, अगर उनके इर्द गिर्द उनका जो एरिया है, सराउंडिंग है, वहाँ पे पॉपुलेशन कैसी है, जिनकी एज ज़्यादा है, ठीक है, ज़्यादा एज्ड पॉपुलेशन है वहाँ पे, तो उनके जो प्रोडक्ट्स होंगे, ठीक है, जो प्रोडक्ट बनाने की स्ट्रेटजी होगी, प्लस मार्केटिंग स्ट्रेटजी होगी, और प्रोडक्ट ऑफरिंग, मतलब किस तरीके का प्रोडक्ट बनाना है और किस तरीके का प्रोडक्ट ऑफर करना है, वो डिपेंड करता है बिजनेस यूनिट्स के ऊपर, ठीक है, कि अकॉर्डिंग टू द एज ऑफ द पॉपुलेशन, ठीक है, उन्होंने अपनी टारगेट मार्केट देखनी है, उसके अकॉर्डिंगली उन्होंने अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज बनानी है, ठीक है, उसके हिसाब से प्रोडक्ट ऑफर करना है, सो दैट वो पॉपुलेशन जो है या वो सोसाइटी के जो लोग हैं वो सेटिस्फाइड हो पाए उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट से रिलेटेड, ठीक है जी, और उस प्रोडक्ट को यूज़ करके, राइट। तो ये है हमारा सोशियो कल्चर एनवायरनमेंट, जो डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इम्पैक्ट करता है हमारे बिजनेस ऑपरेशंस को, बिजनेस यूनिट्स को। तो चलिए आज हम आगे पढ़ेंगे माइक्रो एनवायरनमेंट, जो बिजनेस एनवायरनमेंट का इंटरनल कंपोनेंट है, जो डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है बिजनेस ऑपरेशंस को, बिजनेस की स्ट्रेंथ को, ठीक है, और उसके जो भी उसकी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ठीक है, जो भी मार्केट में आ रही हैं अपॉर्चुनिटीज़, एनवायरनमेंट में अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, उसको वो कैसे अडॉप्ट करता है, कैसे नहीं, तो उससे रिलेटेड आज हम इसके बारे में स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट है ह्यूमन रिसोर्सेज। अब ह्यूमन रिसोर्सेज कौन होते हैं? ह्यूमन रिसोर्सेज, ठीक है, वो एम्प्लॉयज़ हो सकते हैं, हमारे लेबर फोर्स हो सकती है, वर्कर्स हो सकते हैं, एवरी इंडिविजुअल जो ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहा है, ठीक है। तो क्या कहते हैं यहाँ पे, द ऑर्गेनाइजेशंस ह्यूमन रिसोर्सेज इंक्लूडिंग स्किल्स, नॉलेज एंड एक्सपीरियंसेस ऑफ इट्स एम्प्लॉयज़, कि जो हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज हैं उनकी स्किल्स, नॉलेज एंड एक्सपीरियंस जो है उससे रिलेटेड है, ठीक है। तो इसमें क्या कहते हैं कि ये इम्पैक्ट डालते हैं हमारे बिजनेस में ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में, गोल्स को अचीव करने में। अगर तो हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, उसमें जो भी एम्प्लॉयज़ हैं वो उनमें स्किल है, नॉलेज है एंड दे आर एक्सपीरियंस्ड, तो देन क्या है, वो एम्प्लॉयज़ जो हैं वो इजीली अचीव कर सकते हैं जो भी प्री डिटरमाइंड गोल्स हैं जो मैनेजमेंट द्वारा बनाए गए हैं, ठीक है। एंड देन द रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग एंड रिटेंशन, इन चीज़ों को आपने अंडरलाइन करना है, याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इस पर्टिकुलर पॉइंट में ये जो सब पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या है, रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग एंड रिटेंशन ऑफ एम्प्लॉयज़ कैन इम्पैक्ट द ऑर्गेनाइजेशंस कॉम्पिटिटिवनेस एंड सक्सेस, ठीक है। अगर ऑर्गेनाइजेशन में रिक्रूटमेंट अच्छे एम्प्लॉयज़ की हो रही है, स्किल्स आप स्किलफुल पर्सनस को आप क्या है ऑर्गेनाइजेशन में लेके आ रहे हो, उनको अच्छे से ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हो, देन क्या है उनको रिटेन करके रख रहे हो। ये नहीं है कि एक बार एक गलती कर दी तो देन उनको फायर्ड कर दिया, ऐसे नहीं है। क्या है, उनकी काउंसलिंग करके उनको समझा के दोबारा से उनको वो पर्टिकुलर टारगेट जो भी वर्क है वो देना है, ठीक है। तो देन क्या है कि अगर ये चीज़ें स्ट्रॉन्ग है ना हर एक कंपनी की या ऑर्गेनाइजेशन की, अगर रिक्रूटमेंट अच्छी है, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स अच्छे हैं और वो क्या है रिटेंशन रेट अच्छा है एम्प्लॉयज़ का, तो देन ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कम्पीट कर सकती है मार्केट में एंड देन सक्सेस हासिल कर सकती है। तो ये भी बहुत इम्पैक्ट डालती है डायरेक्टली बिजनेस एनवायरनमेंट का कंपोनेंट है और ये इम्पैक्ट डालता है बिजनेस में, ठीक है। एंड देन है हमारा सेकेंड पॉइंट, कैपिटल और फाइनेंशियल रिसोर्सेज। अब ये इसका इम्पैक्ट क्या है ये पढ़ते हैं। इट इंक्लूड्स ऑर्गेनाइजेशंस रेवेन्यू, कैश फ्लो, एसेट्स, ठीक है, कैन इम्पैक्ट द एबिलिटी टू invest in new projects or expand its operations and compete in the market। अब क्या है कि हमने यहाँ पे ये देखना है कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा है, कैश इनफ्लोज कितने हैं, कैश आउटफ्लोज कितने हैं, ठीक है। एंड देन क्या है, क्या हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है न्यू प्रोजेक्ट्स में, हमारे बिजनेस यूनिट्स जो हैं वो न्यू प्रोजेक्ट्स में या फिर अदर जो भी हम ये कह सकते हैं अगर एक्सपेंशन होनी है तो क्या उनमें वो इन्वेस्ट कर सकते हैं, उनमें पैसा लगा सकते हैं या नहीं। अगर तो जो हमारे बिजनेस यूनिट्स हैं अगर वो क्या है फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं तो देन वो क्या है मार्केट में क्या है अपनी स्ट्रेंथ जो है वो हासिल करते हैं एंड देन अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करते
करते हैं, राइट। तो अगर ये चीज़ें नहीं होती तो वो कहीं ना कहीं वीक रह जाते हैं और उनको डर होता है कि जो अदर कॉम्पिटिटर्स हैं वो उनसे आगे ना निकल जाएं, ठीक है। तो ये भी बहुत इम्पैक्ट डालता है बिजनेस ऑपरेशंस के ऊपर। देन है टेक्नोलॉजी। अब टेक्नोलॉजी में क्या आ जाएगा, टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज़, ठीक है जी, कि एक ऑर्गेनाइजेशन की टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज़ को ये बताता है, जिसमें क्या है आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर आ जाएगा, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, ठीक है, ये चीज़ें आ जाएंगी जो क्या है हर एक ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी और उसकी प्रोडक्टिविटी को असर करती है। तो अगर ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं उनमें क्या है कि जो टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो देन वो ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्टिविटी बढ़ाती है एंड देन क्या है प्रॉफिटेबल रहती है इन फ्यूचर, ठीक है। और प्रेजेंटली वो क्या है अच्छा सर्वाइव करती है मार्केट में। उसके बाद है ऑपरेशंस। ऑपरेशंस का बेसिकली यहाँ पे मतलब है कि ऑर्गेनाइजेशन में एक्चुअल में परफॉर्म होने वाले फंक्शंस, ठीक है, क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म होते हैं, हर एक इंडिविजुअल कैसे वर्क करता है, ठीक है, और ऑर्गेनाइजेशन का जो सिस्टम है वो कैसे चलता है। अब यहाँ पे देखिए क्या है, इट इंक्लूड्स ऑर्गेनाइजेशंस इंटरनल प्रोसेसेस, आपने ऐसे ही इसमें लिखना है, ठीक है। उसमें क्या आएगा, प्रोडक्शन, सप्लाई चेन, डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, कैन इम्पैक्ट इट्स एबिलिटी टू डिलीवर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज टू इट्स कस्टमर्स इन अ टाइमली मैनर, ठीक है। और इसका बेसिकली यहाँ पे क्या मतलब है कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन की, ठीक है, जो भी इंटरनल प्रोसेसेस हैं जिसमें प्रोडक्शन आ जाती है, सप्लाई चेन आ जाती है, डिस्ट्रीब्यूशन आ जाती है, मतलब प्रोडक्शन से लेके डिस्ट्रीब्यूशन तक के जितने भी फंक्शंस हैं, जितने भी ऑपरेशंस हैं वो इसमें इंक्लूडेड हैं, ठीक है। तो अगर क्या है ये सभी चीज़ें जो हैं प्रॉपरली हैं वहाँ पे, मतलब या हम ये कह सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में प्रोडक्शन अच्छी है, सप्लाई चेन जो है वो प्रॉपर है एंड डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स अच्छे हैं, तो देन क्या है वो बिज़नेस को, बिज़नेस यूनिट्स को क्या है एक अच्छा हम ये कह सकते हैं कि पर्टिकुलर एक मार्केट में अच्छा प्लेस देती हैं एंड देन वो क्या है अच्छे से प्रोडक्ट्स जो हैं टाइमली बेसिस पे डिलीवर करते हैं टू देयर कस्टमर्स, ठीक है। एंड देन है कल्चर। अब कल्चर, इसमें ये जो यहाँ पे कल्चर लिखा हुआ है मैंने, ये कल्चर रिलेट करता है वर्किंग एनवायरनमेंट एंड वर्किंग सिस्टम के ऊपर, कि जो ऑर्गेनाइजेशन का वर्किंग सिस्टम है, ऑर्गेनाइजेशन में वर्किंग कल्चर है, उससे रिलेट करता है। ये नहीं हमने सोसाइटी के कल्चर के बारे में नहीं पढ़ना यहाँ पे एक्चुअल में हमने पढ़ना है जो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में इंडिविजुअल्स वर्क करते हैं, उनकी वैल्यूज़, बिलीव्स, उनके जो भी थिंकिंग है, ठीक है, उसके ऊपर डिपेंड करता है किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशंस में काम होते हैं, किस तरीके से जो लोग हैं ऑर्गेनाइजेशन में वो कैसे रहते हैं, कैसे उनकी थिंकिंग है एक दूसरे को लेके, और किस तरीके से वो फोकस्ड हैं अपने ऑब्जेक्टिव्स को लेके, उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब देखिए यहाँ पे लिखा है द कल्चर ऑफ बिजनेस रेफर्स टू द शेयर वैल्यूज, beliefs, practices that shape the way people work within the organization, ठीक, दोबारा बताती हूँ आपको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, द कल्चर ऑफ बिजनेस रेफर्स टू द शेयर्ड वैल्यूज, बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस। तीन चीज़ें इसमें आएंगी, ठीक है, जो क्या है शेप करती हैं, ठीक है, पीपल को कि इस वे से वो वर्क करें ऑर्गेनाइजेशन में सो दैट ऑर्गेनाइजेशन सक्सीड हो, ठीक है। तो अगर ऑर्गेनाइजेशन में ये पॉजिटिवनेस होगी, ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले लोगों के वैल्यूज़, बिलीव्स, प्रैक्टिसेस जो हैं वो अच्छी होंगी, तो देन ऑब्वियसली ऑर्गेनाइजेशन का वर्क कल्चर भी अच्छा होगा एंड ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेस भी मिलेगी। इंटरनल कंपोनेंट्स तो हो गए ख़त्म। उसके बाद है इम्पॉर्टेंट नोट, जो आपने जब इंटरनल जो हमने पॉइंट्स पढ़े हैं इंटरनल कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, उनके बाद एक छोटा सा नोट लिखना है, ठीक है। वो क्या है, देखिए, द इंटरनल कंपोनेंट्स ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट आर इंटरकनेक्टेड एंड इंटरडिपेंडेंट, ठीक है जी। अब इसका क्या मतलब है कि मतलब जो इंटरनल कंपोनेंट्स हैं ना वो बिजनेस यूनिट्स के साथ जुड़े हुए हैं और क्या है इंटरडिपेंडेंट भी हैं, ठीक है। वो विद एग्जांपल अब मैं आपको समझाती हूँ। जैसे कंपनी का कल्चर है, ये इफ़ेक्ट करता है इट्स एबिलिटी टू अट्रैक्ट एंड रिटेन टॉप टैलेंट, which in turn can affect its ability to innovate and stay ahead to its competitors,
ठीक है। अब क्या है, कंपनी का कल्चर जो है वो इफेक्ट डालता है किसके ऊपर, एबिलिटी टू अट्रैक्ट एंड रिटेन द टॉप टैलेंट। ठीक है, इस एबिलिटी को कि मतलब उन्होंने कैसे अट्रैक्ट करना है टॉप टैलेंट। टॉप टैलेंट मतलब जो हाईली स्किल्ड वर्कफोर्स है या एम्प्लॉयज़ हैं या कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, उनको कैसे लेके आना है, कैसे अट्रैक्ट करना है टूवर्ड आर कंपनी, एंड देन क्या है उनको कैसे रिटेन रखना है। तो ये क्या है, कंपनी के वर्क कल्चर या कंपनी के एक्चुअल में कल्चर के बारे में बताता है, कंपनी कैसी है, उसकी कैसी इमेज है, ठीक है, उसके बारे में बताता है। जो क्या है इन रिटर्न क्या है, ये बताता है कि उसकी कितनी एबिलिटी है इनोवेट करने की, एंड देन स्टे अहेड टू इट्स कॉम्पिटिटर, कॉम्पिटिटर से कैसे दूर रहना है, एंड देन क्या है कैसे आगे बढ़ना है, कैसे ग्रो करना है। तो ऑब्वियसली अगर अगर क्या है कि एक कंपनी के पास ट्रेंड या स्किलफुल या हम कहें कि इंटेलिजेंट एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है, या उन्हें इंटेलिजेंट कैंडिडेट्स को हायर किया है, ठीक है, अच्छे एम्प्लॉयज़ हैं, तो देन क्या है कंपनीज में इनोवेशन होगी। अगर हार्ड वर्किंग पीपल है, स्मार्ट वर्किंग पीपल हैं, तो देन क्या है वो अच्छे से ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करेंगे, इनोवेशन के साथ वर्क करेंगे, मोटिवेटेड होकर वर्क करेंगे, इनिशिएटिव के साथ काम करेंगे। तो इससे क्या है जो ऑर्गेनाइजेशन हैं या कंपनीज हैं वो क्या है ग्रो करती हैं और अपने कॉम्पिटिटर से काफ़ी आगे निकल जाती हैं। एंड देन है आगे एक और एग्जांपल है, सिमिलरली अ कंपनीज फाइनेंशियल रिसोर्सेज कैन इफेक्ट इट्स एबिलिटी टू इन्वेस्ट इन न्यू टेक्नोलॉजी। ठीक है, क्या है कि कंपनीज के जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं वो इफेक्ट डालते हैं कंपनी की एबिलिटी में कि वो किस तरीके से न्यू टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करते हैं और हायर करते हैं एडिशनल स्टाफ विच कैन इफेक्ट इट्स एबिलिटी टू ग्रो एंड एक्सपैंड। ठीक है, अब फाइनेंशियल रिसोर्सेज का होना भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगर कंपनी के फाइनेंशियल रिसोर्सेज अच्छे हैं या कंपनी के पास क्या है फाइनेंस अच्छा है, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है, ठीक है, तो देन क्या है वो न्यू टेक्नोलॉजी को भी अडॉप्ट कर पाती है एंड देन हायर भी कर पाती है एडिशनल स्टाफ जब भी ज़रूरत हो। ठीक है, तो उसके साथ क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो आगे ग्रो करती है क्योंकि न्यू टेक्नोलॉजी के साथ वो क्या है अपग्रेड करती है अपनी टेक्निक्स, अपने मेथड्स ऑफ वर्किंग को, एंड देन क्या है उसके साथ क्या है जो एडिशनल स्टाफ भी वो क्या है हायर करते हैं सो दैट ऑर्गेनाइजेशन या वो जो कंपनीज़ हैं वो क्या है आगे बढ़ सकें, वो सक्सेस हासिल कर सकें। तो ये बहुत ज़रूरी पॉइंट्स हैं, ये आपने आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ इंटरनल कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट ये आपने नोट करने हैं। ठीक है, जब आपको लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो ये चीज़ें आपने साथ में अटेम्प्ट करनी है। ये आपको एक तरह से एग्जांपल्स भी दे दिए हैं मैंने, आप स्टार्टिंग में भी लिख सकते हो इनको। जैसे अगर सपोज क्वेश्चन ऐसे आ गया ना कि बिजनेस एनवायरनमेंट के इंटरनल कंपोनेंट्स के बारे में बताइए, ठीक है, या व्हाई दीज कंपोनेंट्स आर इम्पॉर्टेंट, तो देन आप ये एग्जांपल्स भी दे सकते हो। ठीक है, तो जब आपको जनरली जैसे क्वेश्चन आता ही है कि कंपोनेंट्स को एक्सप्लेन कीजिए, तो देन इंटरनल या एक्सटर्नल कंपोनेंट्स को एक्सप्लेन करके आपने ये पॉइंट्स बता देने हैं। ठीक है, क्योंकि ये डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं कंपनीज को, ठीक है, उनके ऑपरेशंस को। अब उसके बाद है वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो ये लिमिटेड से क्वेश्चन है, अगर आपको ये अच्छे से क्वेश्चंस आ जाते हैं, अंडरस्टैंड आप कर लेते हो इन क्वेश्चंस को, तो देन आधे से ज़्यादा चैप्टर आपको क्लियर हो जाएगा, कवर हो जाएगा और मार्क्स आपके अच्छे आएंगे। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। अब इकोनॉमिक एनवायरनमेंट क्या है, इसमें हमने इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में पढ़ा, सिस्टम के बारे में पढ़ा, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ के बारे में पढ़ा। ठीक है, तो उस चीज़ के बारे में आपने बताना है, 3 पॉइंट्स जो हैं वो कवर करने हैं। उसके बाद है लीगल एनवायरनमेंट, इसके बारे में। उसके बाद है सोशल एनवायरनमेंट, वेरी वेरी इजी। देन है व्हाट इज़ पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, हमारी गवर्नमेंट से रिलेटेड, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के रिलेटेड, ठीक है, जो भी हमने टैक्सेशन पॉलिसी या हमने फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, ये जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं, ठीक है, उसको आपने एक्सप्लेन करना है। देन है गिव द इम्पॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, बिजनेस एनवायरनमेंट की इंपॉर्टेंस बतानी है, जो हमने फर्स्ट ही लेक्चर में किए थे पॉइंट्स, ठीक है, उनको डिस्कस करना है। देन है आप कोशिश करना इसके, जब ये क्वेश्चन करो, ये शॉर्ट क्वेश्चन है, इसमें आपने क्या करना है, एक छोटा सा डायग्राम भी बनाना है, ठीक है, पॉइंट्स हैं उनको डायग्रामेटिकली प्रेजेंट करना है, देन 1 बाय 1 पॉइंट्स को आपने एक्सप्लेन करना है। ठीक, देन है व्हाट आर द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। मेजर कंपोनेंट्स मेरी कल की वीडियो में एक बार आप ज़रूर चेक कर लेना, उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। ठीक है, उसमें मैंने जिस तरीके से चार्ट बनाया था, डायग्राम बनाया था, सेम इन दैट वे यू हैव टू ड्रॉ द डायग्राम एंड देन अटेम्प्ट द क्वेश्चन। ठीक, तो मेजर कंपोनेंट्स आपने लिख देने हैं,
उसके बाद क्या है, व्हाट इज सोशल एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट रिलेटेड विद द सोसाइटी एंड इट्स कल्चर, वैल्यू, बिलीव्स, ठीक है, सोसाइटी से रिलेटेड, उसकी पॉपुलेशन से रिलेटेड, वो चीज़ इसमें नोट डाउन करनी है। प्लस आपने सोसाइटी के बेनिफिट्स, ठीक है, क्या हो सकते हैं, ठीक है, क्या बिजनेस एनवायरनमेंट कैसे इम्पैक्ट करता है सोसाइटी को, उसके बारे में भी लिखना है। एंड देन है, इन टुडेज वर्ल्ड अ फर्म कैन इग्नोर एनवायरनमेंट एंड इट्स पर्ल, डिस्कस द स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। अब इस क्वेश्चन को समझिए, आपको ऐसे स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, तो पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझना है कि क्वेश्चन में क्या बोला गया है, देन आपने एक्सप्लेन करना है। कहते हैं कि इन टुडेज वर्ल्ड, आज के टाइम में क्या है, अगर फर्म जो है वो क्या करती है, इग्नोर करती है एनवायरनमेंट को, ठीक है, तो मतलब क्या है, जितने भी हमने कंपोनेंट्स पढ़े हैं, ठीक है, वो उसके बारे में बोला गया है कि अगर उन सभी कंपोनेंट्स को इग्नोर करती है, ठीक है, ये बिजनेस एनवायरनमेंट को फोकस नहीं करती, इग्नोर करती है, देन जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं, ठीक है, उसके लिए क्या नुकसान हो सकता है, ये आपने इसमें एक्सप्लेन करना है। तो इस क्वेश्चन में आप क्या लिखोगे, यहाँ पे ड्रॉबैक्स लिखोगे, ठीक है, कि अगर कंपनी जो है या ऑर्गेनाइजेशन जो है, अगर तो क्या है वो एनवायरनमेंट को इग्नोर कर रही है, टोटली इग्नोर कर रही है, तो देन क्या है, लीगल इश्यूज आएंगे, ठीक है, कंपनी की रेपुटेशन डाउन जाएगी, फाइनेंशियल रिसोर्सेज डाउन जाएंगे, जो उसके रिलेशंस है अदर पार्टीज़ के साथ वो भी धीरे धीरे कम होते जाएंगे, ठीक है, उसकी रेपुटेशन में कमी आएगी, इमेज डाउन होगी, ठीक है, एंड देन क्या है, उसका जो भी वर्क है, ऑपरेशंस हैं, उनमें जो हम ये कह सकते हैं एम्प्लॉयज़ हैं वो छोड़ के चले जाएंगे, ठीक है, रिटेंशन जो है वो कम हो जाएगी, ये कह सकते हैं, ठीक है, और जो कंपनी है वो जो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है वो बंद होने तक भी आ जाती है, ठीक है। तो ऐसे पॉइंट्स आपने इसमें एक्सप्लेन करने हैं। पहले आपने ये बताना है कि जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें क्या है, प्रॉपरली स्कैनिंग होती है कि हम किस तरीके से बिजनेस एनवायरनमेंट को स्कैन करते हैं। जैसे मैंने आपको स्वॉट एनालिसिस के बारे में बताया था, ठीक है, उसमें स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट के बारे में समझाया था कि अगर कंपनी की जो ये स्वॉट एनालिसिस है ये करती है, बिजनेस एनवायरनमेंट को ध्यान में रखती है, तो देन क्या है, उससे कंपनी जो है वो क्या है, अपॉर्चुनिटी गेन करती है फॉर द बेटरमेंट एंड फॉर द बेटर फ्यूचर, ठीक है। तो अगर तो ये चीज़ें जो है वो नहीं करती है कंपनी, जो है वो स्कैनिंग नहीं करती या एनवायरनमेंट को जो है इग्नोर करती है, सोसाइटी से ही मिले हुए जितने भी रिसोर्सेज हैं, ठीक है, उनका यूज़ अच्छे से नहीं करती है, ठीक है, तो यहाँ क्या है, वेस्टेज ज़्यादा हो रही है, या सोसाइटी को उसके ऑपरेशन से कोई प्रॉब्लम हो रही है, जो भी वर्किंग हो रही है उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में सोसाइटी के लिए हार्मफुल है, या मतलब ये कह सकते हो कि बिजनेस एनवायरनमेंट का कोई भी कंपोनेंट या बिजनेस एनवायरनमेंट का कोई भी एलिमेंट जो है वो इग्नोर किया जाता है बाय द कंपनी, तो बाय द ऑर्गेनाइजेशन, तो देन क्या है, वो हार्मफुल होता है उसकी रेपुटेशन के लिए, उसके अदर ऑपरेशंस के लिए जो एक्चुअल में वो परफॉर्म करती हैं, ठीक है। सो ये पॉइंट्स हैं, ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है, आप इनको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। एंड देन अगर फिर भी आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड या ऐसे कोई स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन से रिलेटेड आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे ज़रूर बता देना। तो आप एक चीज़ ध्यान रखना, जैसे मैंने ये यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको लिखा है, अगर ऐसे ही आपको कोई क्वेश्चन अगर आप सर्च करते हो या सपोज आपके माइंड में कोई इस तरीके से कोई क्वेश्चन आ रहा है, तो आप मुझे बता सकते हो, मैं आपको इसके नोट्स भी प्रोवाइड कर दूँगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस जो हैं आपने एज इट इज़ नोट डाउन कर लेने हैं, ठीक है, और इनको अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी है, और अगर कोई डाउट होता है तो आप मुझे विदाउट एनी हेजिटेशन पूछ सकते हो। और कल का हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा हमारी जो इकोनॉमिक पॉलिसी है उससे रिलेटेड, ठीक है, वो मैं आपको करवाऊँगी। तो आज का हमारा जो लेक्चर था वो था इन कंपोनेंट से रिलेटेड, एंड उसी से ही रिलेटेड मैंने क्वेश्चंस निकाले थे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे और जो एग्जाम्स में बार बार रिपीट हुए थे, ठीक है, तो वो क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे लिखे हैं, तो प्लीज़ इनको नोट डाउन कर लीजिए। एंड देन जाते जाते ये इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए, सो दैट आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। Strategic changes made in Indian economy in 1991 and thereafter are known as economic reforms and new economic policy। 1991 में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी बनी,
ठीक है, जिसमें क्या है कि बहुत सारी चेंजेस आई, बहुत सारे स्ट्रेटेजिक डिसीजंस ऐसे लिए गए जिससे क्या है कि जो इकोनॉमी की प्रोडक्टिविटी थी, इकोनॉमी की ग्रोथ जो थी वो हुई। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड क्या था कि इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो था कि उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया गवर्नमेंट ने कि सच चेंजेस इन द स्ट्रक्चर ऑफ द इकोनॉमी के स्ट्रक्चर को चेंज किया, जिससे क्या था दैट प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी may be improved and the high rate of economic growth may be achieved। मेन मोटिव क्या था इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का कि प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो, एफिशिएंसी आए, एंड देन जो बिजनेस यूनिट्स हैं उनके द्वारा जो अगर वो ग्रो करेंगे तो देन हमारी इकोनॉमी जो है वो भी ऑटोमेटिकली ग्रो करेगी एंड इकोनॉमी के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो भी अचीव होंगे। सिंपल वर्ड्स में आपने कैसे लिखना है, इकोनॉमिक policy cover a wide range of measures which government use to manage their economy। ऐसे measures यूज़ करती है गवर्नमेंट जिससे क्या है कि वो पूरी कंट्री को क्या है मैनेज करती है। जैसे गवर्नमेंट द्वारा बनाई गई मॉनेटरी पॉलिसी है, मॉनेटरी पॉलिसी में क्या आता है, मनी की सप्लाई आती है, ठीक है, एंड देन क्या है डिमांड, देन टैक्सेशन, बजट्स एंड जॉब क्रिएशन। तो ये क्या है, ये भी गवर्नमेंट की पॉलिसी है जिसमें क्या है कि जो इकोनॉमी है, इकोनॉमी में जो भी कैश फ्लो है उसको मैनेज किया जाता है, जॉब्स को क्रिएट किया जाता है सो दैट अनएम्प्लॉयमेंट भी ख़त्म हो एंड हमारी जो कंट्री है वो ग्रो करे। आगे हैं लाइव एग्जाम्पल्स ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज़। ठीक है, इकोनॉमिक पॉलिसी की मैंने लाइव एग्जाम्पल्स दी हैं यहाँ पे 2। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे फर्स्ट है इंडियाज़ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, GST। ठीक है, आपको पता ही है इसके बारे में। तो इन 2017 इंडिया इम्प्लीमेंटेड अ न्यू टैक्स सिस्टम, इसको न्यू टैक्स सिस्टम भी बोलते हैं, GST। द GST रिप्लेस सेवरल इनडायरेक्ट टैक्सेस, जो भी इनडायरेक्ट टैक्सेस थे, ठीक है, उनको रिप्लेस करके क्या आया, GST, एंड यूनिफाइड द इंडियन मार्केट मेकिंग इट ईजियर फॉर द बिजनेसेस टू ऑपरेट अक्रॉस स्टेट बॉर्डर्स। ठीक है जी, जो भी वो क्या है जितने भी अपने व्यापार करते हैं, ठीक है, स्टेट बॉर्डर्स पे या सपोज आउट ऑफ द स्टेट या विद इन द स्टेट, तो देन क्या है कि इस टैक्स सिस्टम से क्या है कि उनका जो बर्डन है वो बहुत कम हो गया है और ये ईजियर टैक्सेशन सिस्टम है। ठीक है, जो गवर्नमेंट है जो 2017 में इसको इम्प्लीमेंट करके इंडिया में लेके आई। एंड उसके बाद आप सेकंड एग्जांपल दे सकते हो, यूनाइटेड स्टेट्स टैक्स कट्स एंड जॉब एक्ट। ठीक है, US का ये सिस्टम है, ये भी 2017 में आया था, जिसमें क्या था कि टैक्स कट लगे और जॉब एक्ट बना, जिसमें क्या था कि रिडक्शन हुई इन द कॉर्पोरेट टैक्सेस रेट एंड देन इंक्रीज द स्टैंडर्ड डिडक्शन फॉर इंडिविजुअल्स एंड देन दिस रिफॉर्म बूस्टिंग इकोनॉमिक ग्रोथ एंड क्रिएटिंग द जॉब इन US। ठीक है, तो इसका क्या बेनिफिट हुआ, इकोनॉमिक ग्रोथ हुई एंड देन क्या था कि जॉब्स भी क्रिएट हुई। तो ये आप 2 एग्जांपल्स जो हैं रिलेटेड टू इकोनॉमिक पॉलिसी आप लिख सकते हो। नेक्स्ट हम करेंगे एलिमेंट्स ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स या फिर एलिमेंट्स ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी। ठीक है, तो देखते हैं। फर्स्ट इज लिबरलाइजेशन, सेकंड इज प्राइवेटाइजेशन एंड थर्ड वन इज फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। इसको आप ग्लोबलाइजेशन का नाम भी दे सकते हो। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, LPG। ठीक है, इस नाम से भी क्वेश्चन में जो पेपर में क्वेश्चन है वो आ सकता है आपको। ठीक है, एक्सप्लेन LPG। तो इसमें LPG गैस के बारे में नहीं लिखना है, यहाँ पे लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन के बारे में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इज लिबरलाइजेशन। अब लिबरलाइजेशन का क्या मतलब होता है, जैसे लिबरल का मतलब होता है ईजियर, ठीक है, फील फ्री। ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या करती है इसमें, गवर्नमेंट लाइसेंसिंग को या फिर जो उसकी इकोनॉमी में रिस्ट्रिक्शंस थी, ठीक है, या रिस्ट्रिक्शंस होती है उसको क्या है फ्री करती है। ठीक है, इंडिविजुअल्स के लिए सो दैट वो अपने जो भी बिजनेस यूनिट्स हैं वो लगा सकें, ठीक है, या जो भी वो काम करना चाहते हैं वो कर सकें। ये बेसिकली बिजनेस यूनिट्स के लिए ही है कि गवर्नमेंट क्या करती है, लाइसेंसिंग पॉलिसी जो पहले बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थी, ठीक है, उसमें रिफॉर्म्स लेके आई। उस रिफॉर्म्स के कारण क्या हुआ कि जो पॉलिसीज़ हैं वो लिबरलाइज हुई। ठीक है, टैक्सेशन जो थी, या फिर सपोज जब किसी ने कोई बिज़नेस
बिजनेस स्टार्ट करना होता था, ठीक है, पहले टाइम पे क्या होता था कि उनको लाइसेंस लेना पड़ता था और बहुत सारे रूल एंड रेगुलेशंस और बहुत सारी उनको मुश्किलें आती थी, ठीक है, रूल एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना होता था। लेकिन लिबरलाइजेशन जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए 1991 में, तो तब लिबरलाइजेशन में क्या हुआ कि जो पॉलिसीज़ थी गवर्नमेंट की या फिर जो भी रूल एंड रेगुलेशंस थे, लाइसेंसिंग थी, ठीक है, उनमें क्या है थोड़ा सा जो है हम ये कह सकते हैं कि लिबरलाइज हो गई वो चीज़ें, जिससे क्या है कि इंडिविजुअल्स को या प्राइवेट इंडिविजुअल्स मतलब जो भी पर्टिकुलर अपना बिजनेस शुरू करना चाहते थे, तो उनके लिए क्या हो गया, थोड़ा सा मतलब गवर्नमेंट के रिस्ट्रिक्शन से वो थोड़ा सा फ्री हो गए, ठीक है। तो इससे क्या है कि जो जहाँ पे अपना सेटअप लगाना चाहता था वो लगा सकता था। तो अब देखते हैं क्या है। इंडिया गवर्नमेंट रिड्यूस टैरिफ्स एंड रिमूव इम्पोर्ट लाइसेंसिंग requirement, making easier for foreign companies to do business in India. It led to increase the import export and helped to integrate the Indian economy with the global economy. Global economy मतलब क्या है कि अब क्या है, इंटरनेशनल लेवल पे जो हमारे इंडिविजुअल्स हैं या प्राइवेट कंसर्न्स हैं वो काम कर सकते हैं। जैसे इसमें सीधी सी एग्जांपल आ जाती है हमारी इंपोर्ट एक्सपोर्ट की, ठीक है, ये चीज़ इसमें आप लिख सकते हो, ठीक है। तो मतलब क्या है कि ये ईजियर है हमारी फॉरेन जो कंट्री है उनके जो इंडिविजुअल्स हैं उनके लिए भी और इंडिया के लिए भी, ठीक है। दोनों में क्या है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो है वो इजीली हो सकता है। इसमें जो टैरिफ्स हैं या जो लाइसेंसिंग है वो बहुत ज़्यादा लिबरलाइज हो गई, ठीक है। गवर्नमेंट ने अपनी रिस्ट्रिक्शंस को क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया। उसके बाद है प्राइवेटाइजेशन। द गवर्नमेंट सोल्ड ऑफ मैनी स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज। ये चीज़ आपने याद रखनी है, ठीक है। क्या है, जब जो गवर्नमेंट है वो क्या करती है, अपने स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस को सोल्ड आउट कर देती है टू दी प्राइवेट इंडिविजुअल्स, ठीक है, कि वो उन पर्टिकुलर जो भी एंटरप्राइजेज हैं उनको रन करेंगे, ठीक है। तो देन गवर्नमेंट का इसमें कोई रोल नहीं होता, ठीक है। गवर्नमेंट जो है वो फ्री हो जाती है इसके बर्डन से, ठीक है। तो देन क्या है, वो प्राइवेट इंडिविजुअल्स के पास आ जाता है वो सेटअप, वो पर्टिकुलर बिजनेस यूनिट या जो भी एंटरप्राइजेज हैं, तो देन वो क्या है खुद मतलब उसको ऑपरेट करते हैं। और इसमें चीज़ क्या है, एक इज अलाउड फॉर मोर कंपटीशन इनोवेशन इन द प्राइवेट सेक्टर। तो प्राइवेट सेक्टर में इससे क्या है, इनोवेशन जो है और ज़्यादा बढ़ गई एंड देन क्या है, कंपटीशन जो है वो बढ़ गया, क्योंकि हर एक बंदा ये चाहता है कि मैं उससे आगे निकलूं, ठीक है। तो इससे क्या है, इनोवेशंस एंड क्रिएटिविटी या फिर हम ये कह सकते हैं प्रोडक्टिविटी एंड कंपटीशन जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया, जिससे क्या है कस्टमर को भी वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स जो है वो मिलने लगे विद बेस्ट क्वालिटी, ठीक। अब उसके बाद है फिस्कल पॉलिसी एंड मॉनेटरी पॉलिसी। ये भी गवर्नमेंट की पॉलिसी है जिसमें क्या है, इकोनॉमी को स्टैंडर्डाइज, इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने के लिए गवर्नमेंट जो है वो रूल एंड रेगुलेशंस निकालती है, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ बनाती है, ठीक है। अब इसमें क्या है, गवर्नमेंट रिड्यूस सब्सिडीज़ and introduce new taxes to increase revenue and reduce the बजट डेफिसिट। ये फिस्कल पॉलिसी में आएगा। गवर्नमेंट क्या करती है, इसमें अपने एज इट इज़ ऐसे ही लिख देना है, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैंने लिखा है यहाँ पे। गवर्नमेंट रिड्यूस क्या कर देती है, सब्सिडी, एंड इंट्रोड्यूस करती है न्यू टैक्सेस टू इंक्रीज रेवेन्यू, अपना रेवेन्यू बढ़ाने के लिए, एंड रिड्यूस द बजट डेफिसिट, डेफिसिट को कम करने के लिए। तो इसमें क्या है, जब उनके पास ये टैक्सेस से कलेक्ट करके पैसा आता है, मतलब इन द फॉर्म ऑफ रेवेन्यू, गवर्नमेंट का तो ये रेवेन्यू हो गया ना, जो भी टैक्सेस इंडिविजुअल्स पे करते हैं वो गवर्नमेंट का रेवेन्यू होता है, ठीक है। तो उससे वो क्या करते हैं, पब्लिक सेक्टर में, या हम ये कह सकते हैं कि जो पब्लिक प्लेसेस हैं वहाँ पे वो पैसा लगाते हैं, सो दैट सोसाइटी के लिए वो बेनिफिशियल हो। जैसे स्कूल्स वगैरह बना देना, ठीक है, या हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करना, उसमें पैसा लगाना, रोड्स में पैसा लगाना, ठीक है, कि अच्छे हाईवेज़ वगैरह जैसे बने हैं वो चीज़ें। तो गवर्नमेंट उस टैक्सेस से, जो टैक्स वो इंडिविजुअल से कलेक्ट करते हैं, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ द रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट, तो वो पैसा सारा क्या है, पब्लिक डेवलपमेंट के लिए वो खर्च होता है, ठीक। उसके बाद है द आरबीआई ऑल्सो इंट्रोड्यूस मेजर्स टू रिड्यूस इन्फ्लेशन एंड स्टेबलाइज द करेंसी, ठीक है। तो आरबीआई क्या करता है, इंट्रोड्यूस करता है कि ऐसे मेजर्स जिससे क्या है, इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है, महंगाई, ठीक है, उस चीज़ को कम किया जाए, एंड देन क्या है, स्टेबलाइज करें वो करेंसी को, जो हमारी इंडिया की करेंसी है या कंट्री की करेंसी है उसको स्टेबलाइज किया जाए। एंड देन आ जाता है हमारा फोर्थ पॉइंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। द गवर्नमेंट अलाउड टू इंक्रीज द लेवल ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडियन इकोनॉमी विच हेल्प टू ब्रिंग इन मच नीडेड capital
एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, अगर क्या है कि जो गवर्नमेंट है वो क्या करती है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अडॉप्ट करती है या फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए ऐसे मेजर्स बनाती है जिसमें क्या है कि डायरेक्टली फॉरेन की जो इंडिविजुअल्स हैं या फॉरेन कंट्री के जो प्राइवेट यूनिट्स हैं वो इंडिया में भी सेटअप हो, एंड देन इंडिया में भी क्या है कैपिटल जो है वो और इंक्रीज हो, न्यू टेक्नोलॉजी आए, इनोवेशंस हो और हमारी कंट्री भी ग्रो करे। तो ये तो थे हमारे पॉइंट्स रिलेटेड टू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। ठीक है, या फिर आप इनको बोल सकते हो कि एलिमेंट्स ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी। ठीक है, 1991। तो इससे रिलेटेड अब मैं आपको करवाऊंगी वन बाय वन। जैसे लिबरलाइजेशन हमने पढ़ा, मैंने इस वीडियो में, इस लेक्चर में मैंने पहले आपको इन सभी के बारे में बताया कि लिबरलाइजेशन क्या है, प्राइवेटाइजेशन क्या है, ग्लोबलाइजेशन क्या है, फिजिकल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, हमने ये चीज़ें पढ़ी, जस्ट क्या है इनका मीनिंग हमने पढ़ा है। अब हम क्या करेंगे, वन बाय वन इनके मेरिट्स और डीमेरिट्स के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, इन डिटेल, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए भी। शॉर्ट क्वेश्चन में भी ये आपको क्वेश्चन आ सकता है और बड़े क्वेश्चंस में भी ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि एलिमेंट्स को एक्सप्लेन कीजिए। ठीक है, व्हाट आर दी की एलिमेंट्स ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी 1991, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है आपको। या क्वेश्चन आ सकता है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। ठीक है, तो उसको एक्सप्लेन कीजिए विद लाइव एग्जाम्पल। तो जो मैंने स्टार्टिंग में करवाया था, ठीक है, वो चीज़ आपने एज इट इज़ लिखनी है, राइट। तो अब क्या है, लिबरलाइजेशन के बारे में पढ़ते हैं कि क्या है लिबरलाइजेशन। ठीक है, तो उसके हमने ये पढ़ लिए हैं, मीनिंग पढ़ लिया है, इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ लिया है। अब हम इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स को रीड करेंगे। देन एज इट इज़ प्राइवेटाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। फिर मैं आपको करवाऊंगी डिफरेंस बिटवीन मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिजिकल पॉलिसी, एंड देन ग्लोबलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए इसको भी शुरू करते हैं। चलिए देखते हैं क्या क्या मेरिट्स हैं लिबरलाइजेशन के। फर्स्टली आपने क्या लिखना है, जब आपने मेरिट्स स्टार्ट करने हैं देन क्या है, ये 2 लाइंस में आपने लिबरलाइजेशन के बेनिफिट्स ही बताने हैं। ठीक है, कैसे लिखना है, लिबरलाइजेशन इंक्रीज, ये मैंने एरो डाला है एज अ मतलब इंक्रीज। ठीक है, इंक्रीज द फॉरेन इन्वेस्टमेंट, रिड्यूसेस द मोनोपोली ऑफ गवर्नमेंट सेक्टर। गवर्नमेंट सेक्टर की मोनोपोली को हटा के देन क्या है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज़ किया या मतलब उसको बढ़ावा दिया। देन क्या है, ट्रेड लिबरलाइजेशन कैन बेनिफिट स्ट्रॉन्गर इकोनॉमी। ठीक है, इकोनॉमीज़ क्या है, उनको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए लिबरलाइजेशन जो है वो लेके आए इंडिया में हमारी गवर्नमेंट। ठीक है, इन 1991। अगर ऐसे क्वेश्चन आ भी जाता है किस ईयर में लिबरलाइजेशन आई, तो ये आपने याद रखना है कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के अंडर, ठीक है, 1991 में लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन आया। ठीक है, एलपीजी जिसको बोलते हैं, एलपीजी पॉलिसी। ठीक है, वो चीज़। तो अब देखिए ये कैसे आपने आगे एक्सप्लेन करना है। मे बी ऐसे आपने एक छोटा सा डायग्राम बना देना है जिसमें क्या है मेन क्या क्या लिबरलाइजेशन में होता है। ठीक है, उसके बारे में आपने बताना है। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा लिबरलाइजेशन, फ्री मार्केट। फ्री मार्केट में आता है कि मूविंग द गुड्स एंड सर्विसेज फ्रीली। ठीक है, उसका जैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो गया। ठीक है, वो चीज़ वो इजीली यहाँ पे हो सकती है। फ्री मार्केट यहाँ पे इसलिए लिखा है क्योंकि जो भी रिस्ट्रिक्शंस है बाय द गवर्नमेंट, ठीक है, वो रिमूव हो चुकी हैं। अब क्या है, लिबरलाइजेशन से क्या है, कोई भी लाइसेंसिंग जो भी रिस्ट्रिक्शंस है, रूल एंड रेगुलेशंस है, उससे मार्केट फ्री है एंड इंडिविजुअल्स जो हैं वो ईजीली अपना जो भी व्यापार है, जो भी अपना ट्रेड है वो कर सकते हैं। देन है रिमूविंग रिस्ट्रिक्शंस ऑफ अ पर्सन। ठीक है, मतलब पहले क्या होता था, लिबरलाइजेशन से पहले क्या था कि जब किसी ने अपना न्यू स्टार्टअप लगाना होता था तो गवर्नमेंट की लाइसेंसिंग लेनी पड़ती थी। अगर गवर्नमेंट परमिशन देती थी तभी वो अपना जो भी सेटअप है वो लगा सकते थे, जो भी अपना बिजनेस यूनिट है वो लगा सकते थे। लेकिन उसके बाद भी बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस ऐसी होती थी कि कई सारे प्रोडक्ट्स ऐसे होते थे कि जिनसे उनको क्या है अप्रूवल पहले गवर्नमेंट से लेनी पड़ती थी कि क्या हम इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को जो है वो बेच सकते हैं या नहीं, या बना सकते हैं या नहीं। तो इस तरह की बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस होती थी जो लिबरलाइजेशन में रिमूव हुई। उसके बाद है प्रोसेस ऑफ रिलैक्सिंग द रूल एंड रेगुलेशंस। वही की रूल एंड रेगुलेशंस जो थे वो उससे हर एक इंडिविजुअल जो था जो अपना पर्टिकुलर बिजनेस करना चाहता था तो देन क्या है, गवर्नमेंट ने क्या है उससे रिलैक्स कर दिया इंडिविजुअल्स को। एंड देन ईजी फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो इससे क्या हुआ, लिबरलाइजेशन में ईजीली प्रोडक्ट्स जो थे वो मूव होते थे फ्रॉम
होते थे भी एंड हो भी रहे हैं, फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री, फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट। ठीक है जी। तो इसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई भी ऐसे लॉ एंड ऑर्डर नहीं है कि जिसमें ये लिखा है कि भाई एक प्रोडक्ट जो है वो एक कंट्री से दूसरी कंट्री नहीं जा सकता या एक स्टेट से दूसरे स्टेट में नहीं जा सकता है। ठीक है, उसके अलग अलग आगे उन्होंने क्या है डायमेंशंस मैंने लिखी हुई हैं कि किस तरीके से जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है उसका क्या प्राइस होगा दूसरी स्टेट में और एक स्टेट में क्या होगा एज इट इज़। तो लेकिन ये नहीं है कि रिस्ट्रिक्टेड है कि वहाँ पे एक अगर एक पर्टिकुलर स्टेट में प्रोडक्ट सेल हो रहा है तो दूसरी स्टेट में नहीं हो सकता, ऐसे एज इट इज़ कोई भी रिस्ट्रिक्शन जो है वो नहीं है बाय द गवर्नमेंट। उसके बाद मेन पॉइंट्स हैं मेरिट्स के, जो आपने ऐसे डायग्राम बना के उसके बाद वन बाय वन एक्सप्लेन करने हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है ट्रेड लिबरलाइजेशन। ठीक है, तो बेसिकली लिबरलाइजेशन किसके लिए है? ठीक है, ट्रेड करने के लिए, बिजनेस यूनिट्स के लिए। ठीक है, तो जिससे क्या है गवर्नमेंट ने अपनी रिस्ट्रिक्शंस को हटाया है। तो फर्स्ट पॉइंट है एफडीआई एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। लिबरलाइजेशन से क्या हुआ, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हुई एंड देन गवर्नमेंट की जो इकोनॉमिक पॉलिसी है, जो गवर्नमेंट ने इकोनॉमिक पॉलिसी बनाई है उसमें इकोनॉमिक सिस्टम जो है उसको स्ट्रॉन्ग किया। ठीक है, तो एफडीआई से क्या है कि एफडीआई का बेसिकली मतलब ही ये है कि जो फॉरेन के लोग हैं, ठीक है, उनको क्या है मतलब इनवाइट किया या उनको ये बोला गया कि भाई आप भी हमारी कंट्री में आके अपना जो भी सेटअप है वो लगा सकते हो विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। ठीक है, तो डायरेक्टली क्या है इन्वेस्ट कर सकते हैं, डायरेक्टली अपने जो भी इंडस्ट्री है या कंपनी है उसको सेटअप कर सकते हैं। देन है सेकेंड पॉइंट इंसेंटिव टू इम्प्रूव एजुकेशन। ठीक है, लिबरलाइजेशन से क्या हुआ, एफडीआई आई, इकोनॉमिक ग्रोथ हुई, इससे क्या है कि देन जो लेवल है एजुकेशन का वो भी इंक्रीज़ हुआ, क्योंकि लिबरलाइजेशन के साथ साथ क्या है कि हमारी जो कंट्री है, कंट्री में क्या है एफडीआई आने से क्या है कि प्राइवेट इंडिविजुअल्स जो हैं, ठीक है, हर एक लेवल पे वो क्या है इकोनॉमी को डेवलप करने में हेल्पफुल हैं। ठीक है, जैसे एजुकेशन सिस्टम में भी बहुत सारी चेंजेस आई हैं, एजुकेशन सिस्टम भी आगे से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ है, फॉरेन कल्चर को अडॉप्ट किया गया है। ठीक है, फॉरेन सिस्टम के अकॉर्डिंगली एजुकेशन जो है उसको भी रिफॉर्म किया गया है। जैसे आप देखते ही हो, अगर हम प्राइवेट सेक्टर स्कूल्स की बात करते हैं तो वो क्या है गवर्नमेंट सेक्टर स्कूल से काफ़ी अलग हैं। ठीक है, उनमें क्या है स्टडी का जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है एंड देन जो क्लासेस हैं या मतलब हम ये कह सकते हैं सेटअप है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है एंड जो टेक्नोलॉजी है वो उसमें ज़्यादा यूज़ करी जाती हैं। जैसे प्रोजेक्टर्स के थ्रू बच्चों को पढ़ाया जाता है। ठीक है, उनको जो सेशंस हैं उनके वो लगाए जाते हैं जिसमें उनको उनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए भी जो प्रोग्राम्स हैं वो लगाए जाते हैं। प्लस जैसे अपनी जो हमारे स्कूल्स हैं, जैसे प्राइवेट सेक्टर स्कूल्स हैं, तो उनमें क्या है कि एसी रूम्स अवेलेबल हैं या हम ये कह सकते हैं कि कंप्यूटर्स तो अब नो डाउट हर एक जगह हैं, लेकिन क्या है छोटे बच्चों को ही इस तरीके से पढ़ाया जाता है, समझाया जाता है कि वो मतलब क्या है कि इजी वे से हर एक चीज़ को समझ सकें। ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी जो है वो अडॉप्ट करी गई है सो दैट बच्चे जो हैं इजीली अंडरस्टैंड कर पाएँ कंसेप्ट्स को, ठीक है, समझ पाएँ। जैसे हम यूट्यूब पे भी देखते हैं कि किस तरीके से बच्चों को ऑडियो विजुअल उसके सिस्टम के थ्रू पढ़ाया जाता है, समझाया जाता है कंसेप्ट्स को, तो बच्चे ईजिली अंडरस्टैंड भी करते हैं। ठीक है, तो उसके बाद है इंट्रोड्यूस न्यू टेक्नोलॉजी आइडिया एंड कल्चर। ठीक है, एफडीआई आई, फ़ॉरेन के जो इन्वेस्टर्स थे या फ़ॉरेन के लोग थे उन्होंने इंडिया में आके अपने सेटअप्स लगाए। ठीक है, जिसमें क्या है फ़ॉरेन कल्चर को भी अडॉप्ट किया गया। ठीक है, अब जैसे हम अपनी क्लोथिंग की ही बात करते हैं तो पहले टाइम पे क्या था, सिंपल सलवार कमीज़ और साड़ीज़ होती थी, ठीक है, वुमेंस के लिए। लेकिन अब क्या है फ़ॉरेन कल्चर को अडॉप्ट कर रहे हैं सारे। ठीक है, तो लेडीज़ या फिर जो लड़कियां हैं वो भी क्या है वेस्टर्न ड्रेसेस को ज़्यादा प्रेफर कर रही हैं। तो इससे क्या है हमारा जो कल्चर है वो भी चेंज हो रहा है। ठीक है, लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो भी चेंज हो रहा है। हम फ़ॉरेन के प्रोडक्ट्स जो हैं या उनका जो लाइफस्टाइल है वैसे जीने की कोशिश करते हैं और जीते भी हैं। एंड देन क्या है टेक्नोलॉजी आ रही है, न्यू टेक्निक्स आ रही हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं
इंडस्ट्रियल लेवल पे भी या कंपनी लेवल पे या बिजनेस सेटअप पे भी, तो क्या है न्यू टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं। न्यू टेक्नोलॉजीज़ के साथ क्या है न्यू मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन अडॉप्ट किए गए हैं, जिससे क्या है कि एक कॉम्पिटिटिव मार्केट में हर एक बिजनेस यूनिट जो है वो ये कोशिश कर रहा है कि मैं उससे आगे निकलूँ। ठीक है, तो अपने कॉम्पिटिटर से आगे निकलने के लिए जितनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी अच्छे तरीके से यूज़ करी जाए, जिससे क्या है प्रोडक्शन ज़्यादा हो एंड गुड क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो एट मिनिमम कॉस्ट। ठीक है, तो उसमें फोकस किया गया। देन है कंपटीशन, इनोवेशन एंड लो प्राइजेस। सेम वही बात कि कंपटीशन जो है वो बढ़ गया है, तो लिबरलाइजेशन से क्या है, क्योंकि हर एक बंदा जो है वो क्या है बिजनेस कर सकता है, हर एक बंदे के ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि कोई भी पर्सन जो है वो अपना प्राइवेट सेटअप नहीं लगा सकता है। ठीक है, इससे क्या है अगर क्या है कि वो क्रिएटिव है एंड इनोवेशन लेके आता है मार्केट में, तो देन ऑब्वियसली वो compete करता है मार्केट में। ठीक है, एंड देन क्या है अगर लो प्राइस पे वो प्रोडक्ट जो है वो सेल करता है, देन क्या है वो ग्रो करता है। उसके ग्रो करने से हमारी इकोनॉमी जो है वो भी ग्रो करती है, जीडीपी इंक्रीज होती है। ठीक है, एंड देन आगे है डाइवर्स प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। ठीक है, अब इसमें क्या आता है कि नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज जो हैं वो बढ़ गई हैं। ठीक है, कि जितनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है, जितने भी मार्केट में न्यू बिजनेस सेटअप्स जो हैं वो लगाए जा रहे हैं, या प्राइवेट इंडिविजुअल्स जो हैं वो क्या करते हैं कंपटीशन से compete करने के लिए अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट मार्केट में लेके आ रहे हैं, न्यू टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर रहे हैं, और नंबर ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज जो है वो अपने जो सोसाइटी के लोग हैं उनको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो लिबरलाइजेशन के ये बहुत सारे बेनिफिट्स हैं इंडिविजुअल्स के लिए, सोसाइटी के लिए भी एंड इकोनॉमी के लिए भी, जिससे क्या है कि जो इकोनॉमी है, जो कंट्री है, उसकी ग्रोथ होती है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने कवर करा इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। ठीक है, इकोनॉमिक पॉलिसी क्या होती है, एलपीजी एंड लिबरलाइजेशन के मेरिट्स। आई होप आपको ये सारे कंसेप्ट समझ आ गए होंगे एंड आपने अच्छे से इनको प्रिपेयर करना है फॉर एग्ज़ाम्स ऑल्सो। एंड देन मैं जब ये हमारा टॉपिक ख़त्म हो जाएगा उसके बाद आपको बताऊंगी किस तरीके से आपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है एंड कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इस पर्टिकुलर कंसेप्ट्स को लेके। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, सो दैट आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। जब आपने प्राइवेटाइजेशन के बारे में बताना है तो उससे पहले, जब आपने मेरिट्स को एक्सप्लेन करना है उससे पहले 2 लाइन्स में प्राइवेटाइजेशन के बारे में बताना है, देन आगे पॉइंट्स को एक्सप्लेन करना है। जैसे हमने कल भी पढ़ा था प्राइवेटाइजेशन क्या होती है, जिसमें क्या है गवर्नमेंट की सर्विसेज एंड एसेट्स जो हैं वो ट्रांसफ़र होती हैं टू दी प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, तो प्राइवेट सेक्टर होली सोली क्या है फंक्शंस परफॉर्म करता है जो पहले गवर्नमेंट परफॉर्म करती थी। ठीक है, तो इसका मेन मोटिव है क्या, कहते हैं प्राइवेटाइजेशन इज ऑफन परस्यूड बाय गवर्नमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट के द्वारा ये परस्यू की जाती है एज अ मीन्स टू इम्प्रूव एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए एंड प्रमोट कंपटीशन एंड रिड्यूस द बर्डन ऑन पब्लिक सेक्टर का बर्डन जो है होली सोली रिड्यूस कर दिया जाता है जब क्या है प्राइवेट सेक्टर को कोई भी जो गवर्नमेंट की सर्विस है या उसके एसेट जो है वो ट्रांसफ़र होते हैं। ठीक है, तो ये भी गवर्नमेंट की पॉलिसी है। ठीक है, तो देयर आर सम मेरिट्स और एडवांटेजेस एसोसिएटेड विद प्राइवेटाइजेशन। अब प्राइवेटाइजेशन के मेरिट्स 1 बाय 1 रेट करते हैं। फर्स्ट इज इंक्रीज एफिशिएंसी, जैसे हमने इसमें भी पढ़ा। ठीक है, तो एफिशिएंसी कैसे इंक्रीज होती है, प्राइवेट कंपनीज हैव अ प्रॉफिट मोटिव। प्राइवेट कंपनीज का क्या है प्रॉफिट मोटिव होता है एंड आर जनरली मोर फोकस्ड ऑन कॉस्ट इफेक्टिवनेस। तो उनका मेन मोटिव जो होता है प्रॉफिट कमाना। ठीक है, तो प्रॉफिट कैसे कमाते हैं वो, जब क्या है वो ये फोकस करते हैं कि हमने कॉस्ट कम से कम रखनी है। ठीक है, वेस्टेज कम करनी है, रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना है, सो दैट हम रीजनेबल प्राइजेस पे प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस कर सकें एंड अपने कस्टमर्स को ऑफर करें। देन दे कैन इंट्रोड्यूस इनोवेशन practices, adopt modern technologies to improve efficiency in the delivery of goods and सर्विसेज। ठीक है, अब प्राइवेट सेक्टर में क्या है प्राइवेटाइजेशन आने से क्या हुआ, टेक्नोलॉजीज़ भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। अब जैसे मैं 90s की बात करूं तो तब न्यू कंप्यूटर्स आए थे। ठीक है, तो अब आप देखिए कंप्यूटर्स के जो मॉडल्स हैं, ठीक है, वो कितने ज़्यादा इनोवेटिव वे से डिज़ाइन किए गए हैं। ठीक है,
और बहुत ही ज़्यादा इजी टू मतलब कैरी हैं, ठीक है। एंड देन डिवाइसेस भी बहुत ज़्यादा आ गई हैं, मोबाइल फ़ोन्स डे बाय डे उनमें भी बहुत ज़्यादा तरक्की हो रही है, न्यू न्यू टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं। पहले टाइम पे सीडीज़ होती थी, अब क्या है वो सीडीज़ का फंक्शन छोटी सी चिप या फिर हम कह सकते हैं पेन ड्राइव उसके थ्रू हो रहा है। तो ये क्या है, सभी की सभी चीज़ें क्या है, ये इनोवेशंस का ही रिजल्ट है जो प्राइवेटाइजेशन के कारण हुआ है। तो देन प्राइवेटाइजेशन में क्या है, जो प्राइवेट कंपनीज हैं, ठीक है, वो मेनली यही फोकस करती हैं कि हमने अपने वर्क में एफिशिएंसी लेके आनी है। तो एफिशिएंसी तभी पॉसिबल होती है जब क्या है, जो भी प्रोडक्शन हो रही है उसके लिए एक यूनिक और एक बेस्ट मेथड जो है वो यूज़ किया जाता है, सो दैट जो भी पर्टिकुलर वर्क है वो ऑन टाइम पूरा हो। एंड देन क्या है, विद द रिडक्शन ऑफ कॉस्ट, ठीक है, कॉस्ट मिनिमम लगे एंड वेस्टेज कम हो, प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो, उससे क्या है एफिशिएंसी इंक्रीज होती है। तो क्या है, कंपनीज जो है वो प्रॉफिटेबल होती हैं। कंपनीज के प्रॉफिट्स जो है आगे जब वो टैक्सेस पे करते हैं, गवर्नमेंट को उनका बेनिफिट होता है एज अ रेवेन्यू, ठीक है। तो गवर्नमेंट आगे पब्लिक सेक्टर में वो पैसा लगाते हैं, ठीक है। तो ये है हमारा फर्स्ट पॉइंट। आगे देखिए, सेकेंड है एनहांस्ड सर्विस क्वालिटी। अब प्राइवेट सेक्टर्स जो हैं वो मेनली फोकस करते हैं क्वालिटी प्रोडक्ट या क्वालिटी सर्विसेज प्रोवाइड करने में टू देयर कस्टमर, ठीक है। जो भी उनका प्रॉफिट या जितना भी उनका रेवेन्यू अर्न होता है वो मेनली वो पैसा अपना लगाते हैं कस्टमर सर्विसेज के लिए, सो दैट कि जो उनके कस्टमर्स हैं वो लॉयल रहें, सेटिस्फाइड रहें जो भी वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं अपने कस्टमर्स को। तो चलिए देखते हैं आपने कैसे एक्सप्लेन करना है इसको। कंपनीज ऑपरेटिंग अ कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट स्ट्राइव टू अट्रैक्ट कस्टमर, अपने कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है, वो क्या है ऐसे फंक्शंस ऑपरेट करते हैं, ऐसे काम करते हैं, ठीक है। एंड देन मेंटेन देयर मार्केट शेयर, और अपना मार्केट शेयर भी मेंटेन करने में ऐसी प्रैक्टिसेस परफॉर्म करते हैं, फंक्शंस परफॉर्म करते हैं जिससे क्या है वो मार्केट में भी क्या है सर्वाइव कर सके एंड देन उनका मार्केट शेयर भी इंक्रीज हो। कहते दिस ड्राइव्स देम टू इन्वेस्ट इन कस्टमर सर्विस। वही क्या है कि अपने कस्टमर सर्विस के लिए वो पैसा लगाते हैं, प्रोडक्ट इम्प्रूवमेंट के लिए लगाते हैं एंड इनोवेशंस के लिए लगाते हैं, सो दैट वो अपने कस्टमर्स की डिमांड्स जो हैं उनको पूरा कर सकें। एज अ रिजल्ट कस्टमर्स में बेनिफिट फ्रॉम बेटर क्वालिटी सर्विस एंड इंक्रीज द चॉइस। कस्टमर की चॉइस बढ़ जाती है, ठीक है। अगर आप डिफरेंट प्रोडक्ट्स उनको ऑफर करते हो, ऐसे अगर सपोज लेज सिर्फ एक ही फ्लेवर में आता तो क्या जो कस्टमर है, ठीक है, वो भी सिर्फ वही पर्टिकुलर जो फ्लेवर है वही लेता ना। बट अब क्या है, लेज में भी बहुत सारी वैरायटीज़ हैं, ठीक है। जैसे ग्रीन पैकेट आता है, येलो भी आता है, चिली रेड कलर का वो भी आता है, ब्लू कलर का टेंगी फ्लेवर वो भी आता है, ठीक है। तो अब इससे क्या है, जब नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स की रेंज बढ़ जाती है तो देन क्या है, चॉइसेस जो है वो भी बढ़ जाती हैं। तो कस्टमर जो है अपनी चॉइस के अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट को बाय करते हैं, ठीक है। तो ऐसे ये अब अगर सपोज मुझे ग्रीन कलर के लेस पसंद है, ठीक है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि सभी के सभी कस्टमर जो हैं या बाकी जो पीपल हैं वो भी वही पसंद करें। तो उनकी जो पसंद नापसंद या उनके प्रेफरेंसेस टेस्ट अलग हैं। तो जो कंपनीज होती है वो भी बेसिकली क्या करती हैं, जब मार्केट सर्च करती हैं तो उसमें वो क्या करते हैं, अपने कस्टमर के व्यूज़ लेते हैं, उनकी प्रेफरेंसेस को जानते हैं। देन क्या है, विद द इनोवेशन विद द न्यू टेक्नोलॉजीज वो क्या करते हैं, प्रोडक्ट को उनकी डिमांड के अकॉर्डिंगली मार्केट में लेके आते हैं। तो जिससे क्या है, कस्टमर के लिए भी क्या है चॉइसेस बढ़ जाती हैं। वो क्या है अपने अकॉर्डिंगली या डिफरेंट चॉइसेस में से अपने जो भी उसके पसंद की चीज़ होगी या कोई भी प्रोडक्ट होगा वो अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंगली सिलेक्ट कर लेता है, ठीक है। तो ये है प्राइवेटाइजेशन का सेकेंड पॉइंट। आगे है थर्ड पॉइंट, फाइनेंशियल बेनिफिट। अब देखिए इसमें क्या है, कहते हैं प्राइवेट कंपनीज ऑपरेटिंग एफिशिएंटली एंड प्रॉफिटेबली कंट्रीब्यूट टैक्सेस एंड डिविडेंड्स टू द गवर्नमेंट। जो मैंने आपको पहले भी बात बताई कि जो कंपनीज के या इंडस्ट्रीज़ के जो भी प्रॉफिट्स होते हैं, ठीक है, वो इन द फॉर्म ऑफ रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट, ठीक है। गवर्नमेंट के लिए वो रेवेन्यू हो गया तो गवर्नमेंट के पास वो पैसा आता है, ठीक है। अब फाइनेंशियल बेनिफिट क्या हो गया, फाइनेंशियल बेनिफिट यहाँ पे गवर्नमेंट के लिए हो गया, ठीक है, कि गवर्नमेंट जो है उसके लिए फाइनेंशियल बेनिफिट ये हुआ कि जो प्राइवेट सेक्टर है या प्राइवेट कंपनीज हैं जो प्रॉफिटेबल हैं, ठीक है, जितना ज़्यादा उनका प्रॉफिट होगा टैक्सेस वो पे करेंगे, वो टैक्सेस इन द फॉर्म ऑफ रेवेन्यू गवर्नमेंट को जाएगा, मतलब गवर्नमेंट का वो रेवेन्यू है तो गवर्नमेंट वो पैसा जो है अपने आगे डेवलपमेंट के लिए, कंट्री की डेवलपमेंट के लिए या पब्लिक सेक्टर में जो भी पब्लिक प्लेसेस हैं उनकी डेवलपमेंट के लिए वो पैसा वहाँ पे लगाती है, ठीक है। फॉर फर्दर bolstering
मतलब टू सपोर्ट पब्लिक फाइनेंसेस, ठीक है, इसको सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट जो है आगे वो पैसा लगाती है। देन है फोर्थ पॉइंट, रिड्यूस गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। नेचुरली बात है जो हमने यहाँ पे मेरिट्स में या प्राइवेटाइजेशन में भी पढ़ा था कि क्या होता है जब गवर्नमेंट अपनी सर्विसेज और एसेट्स को ट्रांसफर करती है टू दी प्राइवेट सेक्टर, ठीक है, होली सोली क्या है वहाँ पे फिर क्या हो जाता है, गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस टोटली खत्म हो जाती है, ठीक है। अब ऐसे यहाँ पे लिखा है प्राइवेटाइजेशन रिड्यूस द गवर्नमेंट्स इन्वॉल्वमेंट इन द डे टू डे ऑपरेशंस ऑफ द एंटरप्राइजेस, ठीक है, जो भी डेली रूटीन बेसिस परफॉर्म होते हैं फंक्शंस या जो भी ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं, तो उनमें क्या है गवर्नमेंट की जो इन्वॉल्वमेंट है वो टोटली खत्म हो जाती है। यहाँ पे कहते हैं अलाउइंग देम टू फोकस ऑन देयर कोर फंक्शन। देन क्या है वो कंपनीज जो होती है ना, जब गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट खत्म है तो देन जो प्राइवेट कंपनीज या प्राइवेट सेक्टर है वो फिर टोटली अपना जो टाइम है वो फोकस का किस पे लगाते हैं, अपने कोर फंक्शंस के ऊपर। अब यहाँ पे आप बोलोगे कि कोर फंक्शंस कौन से होते हैं? कोर फंक्शंस बेसिकली रिलेटेड विद पॉलिसी मेकिंग, रूल्स, ऑब्जेक्टिव सेटिंग, ठीक है। तीन चीज़ें आप इसमें लिख सकते हो। जो भी कंपनी या प्राइवेट सेक्टर जो है या प्राइवेट कंपनीज हैं, ठीक है, जब वो अपने रूल एंड रेगुलेशंस बनाती हैं या सपोज, ठीक है, कोई पॉलिसी बना रहे हैं, ठीक है, या कोई स्ट्रेटजी सेट करते हैं, तो उसमें क्या है वो गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती उसमें, तो वो अपने अकॉर्डिंगली, अपने बिजनेस यूनिट्स के अकॉर्डिंगली, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के वर्क कल्चर के अकॉर्डिंगली वो रूल एंड रेगुलेशंस बनाते हैं, पॉलिसी बनाते हैं, स्ट्रेटजीज तैयार करते हैं, और इवन क्या चीज़ प्रोडक्ट जो भी उन्होंने पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनाना है या जो भी प्रोडक्शन करनी है उसके बारे में जो भी डिसीजन मेकिंग है, चाहे वो मेजर लेवल पे है या फिर छोटे लेवल पे है, तो सभी चीज़ें क्या है विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द गवर्नमेंट दे आर टेकिंग ऑल द डिसीजंस बाय देम सेल्फ्स, ठीक है। तो इसमें ये चीज़ आएगी। तो ये तो थे हमारे मेरिट्स ऑफ प्राइवेटाइजेशन। इसके बाद हम करेंगे ग्लोबलाइजेशन के मेरिट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरिट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, फर्स्ट पॉइंट इज इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। फॉरेन इन्वेस्टमेंट से या एफडीआई से क्या है, फॉरेन कंपनीज जो हैं हमारे इंडिया में, हमारी कंट्री में जो है आके सेटअप्स लगाते हैं, ठीक है, जिससे क्या है हमारी इकोनॉमी जो है वो डेवलप कर रही है। तो जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड ग्रोथ है इसका यही मतलब है कि अगर एक कंट्री में क्या है दूसरी कंट्री की इन्वेस्टमेंट हो रही है इन द फॉर्म ऑफ इंडस्ट्रीज या कंपनीज लग रही है, तो देन क्या है इससे इकोनॉमी जो है वो ग्रो करती है। जैसे हमारे इंडिया की ही एग्जांपल है, एप्पल है, ठीक है, एंड कोका कोला कंपनी है, ठीक है। तो ये कंपनीज बेसिकली क्या है फॉरेन की कंपनीज हैं और इंडिया में इनके सेटअप्स हैं, ठीक है। तो देन ये क्या है इंडिया में भी क्या है इंडिया की इकोनॉमी को ग्रो अप करने में भी हेल्पफुल हैं। जैसे अब यहाँ पे लिखा है फॉरेन इन्वेस्टमेंट ब्रिंग कैपिटल, technology and expertise which can enhance productivity, create employment opportunities। अब जो एप्पल है, कोका कोला है, ठीक है, ये कंपनीज क्या हैं, ऐसी और भी कंपनीज है 320 फॉरेन कंपनीज हैं जो पिछले 3 ईयर्स से ये क्या है कि इन काउंटिंग हुई हैं, जिसमें क्या है बेसिकली यही बताया गया है कि इन कंपनी से आने से हमारी जो इकोनॉमी है उसकी ग्रोथ में बहुत असर हुआ है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुई है। तो बेसिकली फॉरेन इन्वेस्टमेंट का मतलब ये है कि फॉरेन की जो इन्वेस्टमेंट इन द फॉर्म ऑफ, या फिर तो कोई इंडस्ट्री लग रही है, ठीक है, कोई कंपनी सेटअप हो रही है, या वहाँ के लोग जो हैं वो यहाँ पे आके अपना सेटअप लगा के, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं हमारे इंडियन पीपल को, हमारे इंडियन यूथ को, सो दैट वो भी क्या है इनकम जो है वो गेन कर सकें या जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो ख़त्म हो कंट्री की, ठीक है। तो ये इसके बेनिफिट्स हैं। इट ऑल्सो लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ न्यू इंडस्ट्रीज़। वही बात आ गई कि न्यू इंडस्ट्रीज़ लग रही हैं, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, ट्रांसफ़र ऑफ नॉलेज एंड स्किल्स ये ट्रांसफ़र हो रही हैं, ठीक है। वो क्या है फॉरेन के लोग या फॉरेन के एक्सपर्टीज़ जो हैं वो इंडिया में आके क्या है अपनी ट्रेनिंग के थ्रू, ठीक है, और डेवलपमेंट सेशंस के थ्रू क्या है हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं या
कंपनी के जो पीपल हैं उनको क्या है ट्रेन कर रहे हैं, उनको नॉलेज प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, उनकी नॉलेज में अपग्रेडेशन कर रहे हैं कि हाउ टू यूज़ द न्यू टेक्नोलॉजी, हाउ टू अपग्रेड योर वर्किंग स्टाइल एंड ऑल, ठीक है, ये चीज़ें। उसके बाद है इंक्रीज ट्रेड। अब क्या है, टैरिफ्स ख़त्म हो गए हैं, ग्लोबलाइजेशन से क्या है कि जो कंट्रीज़ हैं उनकी रिस्ट्रिक्शंस ख़त्म हो गई हैं, एनी वन कैन डू हिज और हर बिजनेस विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन है टू मूव इन एनी कंट्री, ठीक है, किसी भी कंट्री में जाके वो क्या है अपना बिजनेस जो है वो कर सकते हैं, या अपनी कंट्री से ही जो भी वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स बेचना चाहते हैं वो विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, विदाउट एनी टैरिफ्स, विदाउट एनी हार्ड एंड फास्ट रूल्स वो क्या है वो अपना जो भी बिजनेस है वो कर सकते हैं। अब इसमें क्या आएगा कि ग्लोबलाइजेशन प्रमोट कर रहा है इंटरनेशनल ट्रेड को बाय रिड्यूसिंग बैरियर्स सच एज टैरिफ्स, कोटास जो पहले लगते थे 1991 के पहले, ठीक है, जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ थी उसमें क्या है रिस्ट्रिक्शंस बहुत ज़्यादा थी, कोई भी आम पर्सन जो है वो इजीली बिजनेस अपना सेटअप नहीं कर सकता था, बहुत सारे रूल एंड रेगुलेशंस उसको फॉलो करने पड़ते थे, बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस थी, ठीक है, बहुत सारे हम ये कह सकते हैं कि उसको जैसे यहाँ पे टैरिफ्स लिखा है या कोटास लिखा है या फिर ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस थी जिसमें बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ थी उनको करनी पड़ती थी, उसके बाद जाके वो अपना सेटअप लगा सकते थे, ठीक है। तो अब के टाइम में क्या है कि हाथ में पैसा होना चाहिए, तो देन आप क्या है अपना बिजनेस जो है वो शुरू कर सकते हो जिस भी लेवल पे आप करना चाहते हो, ठीक है। उसके बाद है फॉरेन इन्वेस्टमेंट कैन ऑल्सो लीड टू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ इन डिफरेंट कंट्रीज एनेबलिंग कंपनीज टू रीच न्यू कस्टमर्स, ठीक है जी, किसी भी कंट्री में जाके कोई भी अपना सेटअप लगा के नए लोगों को आप अपना सामान जो है या अपना जो भी प्रोडक्ट है वो बेच सकते हो, ठीक है। अगर सपोज हमारी कोई इंडियन कंपनी है वो फॉरेन में जाके सेटअप है तो फॉरेन के जो लोग हैं वो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो हमने बनाया है, ठीक है, वो हमारे लिए जो नए लोग हैं हम उनको बेचेंगे, ठीक है। इससे क्या है हमारा जो कस्टमर रीच है वो भी बढ़ती है, न्यू कस्टमर्स जो है वो हमारी साइट पे या सपोज हमारे प्रोडक्ट को खरीदते हैं, ठीक है। तो देन क्या है ऑटोमेटिकली उस पर्टिकुलर प्रोडक्शन सेक्टर की उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की जो है सेल इंक्रीज होती है। उसके बाद है टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र एंड इनोवेशन। तो ग्लोबलाइजेशन से क्या है कि हर एक कंट्री में, ठीक है, क्या है आप इजीली ट्रेड कर सकते हो, इजीली अपना बिजनेस सेटअप लगा सकते हो, ठीक है। तो जिसमें क्या है कि आपकी जो टेक्नोलॉजी है या जो भी आप इनोवेटिव वे से प्रोड्यूस करते हो वो किसी भी जगह पे जाके आप वहाँ पे सेल कर सकते हो। कहते हैं ग्लोबलाइजेशन अलाउ कंट्रीज टू अडॉप्ट न्यू टेक्नोलॉजी इम्प्रूविंग एफिशिएंसी इन दी प्रोडक्शन, ठीक है। R&D फैसिलिटी से, इनोवेशन से, क्रिएटिव आइडियाज़ से क्या है कि जो कंट्रीज़ हैं वो न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करके क्या है अपने प्रोडक्शन में एफिशिएंसी लेके आ रही हैं, न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करके वो क्या है मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन जो है उसमें इम्प्रूवमेंट लेके आ रहे हैं सो दैट क्वालिटी प्रोडक्ट जो है वो कस्टमर को मिले, ठीक है। एंड देन क्या है FDI ब्रिंग्स, 2 बारी लिखो गया, FDI ब्रिंग्स R&D एंड मैनेजरियल एक्सपर्टीज टू होस्ट कंट्री। अब यहाँ पे देखिए होस्ट कंट्री कौन सी कंट्री होती है, मतलब वो सब्सिडरी कंट्री जहाँ पे क्या है कि एक हम ये कह सकते हैं कि सब यूनिट है उस पर्टिकुलर बिजनेस का जो जिसका हेड क्वार्टर जो है एक मेन कंट्री में है, उसके बाद उसने अपने अलग अलग यूनिट्स या सब यूनिट्स हम कह सकते हैं अपने बिजनेसेस के बाकी कंट्रीज़ में लगाए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम लेते हैं यहाँ पे कि अगर सपोज़ इंडिया में एक कंपनी है, ठीक है, वो कंपनी का जब वो इंडिया में ही सेटअप हुई है, ठीक है, इंडिया में मेन हेड क्वार्टर, ठीक है, एंड देन वो क्या है उसने अपनी ब्रांच ओपन करी है कनाडा में, अमेरिका में, चाइना में, जापान में, तो वहाँ पे वो सभी कंट्रीज़ में क्या है वो होस्ट कंट्रीज़ हैं और वहाँ पे उसने क्या है उस पर्टिकुलर बिजनेस की वो जो है क्या है ब्रांचेस जो हैं वो ओपन करी हैं। ऐसे आप एग्जांपल ले सकते हो या किसी भी कंपनी की आप एग्जांपल एप्पल की एग्जांपल ले सकते हो, कोका कोला की एग्जांपल ले सकते हो, ठीक है, तो गूगल की एग्जांपल ले सकते हो which contribute to local innovation and industrial upgradation, ठीक है। तो होस्ट कंट्री इसमें क्या है बिजनेस से सेटअप करने से क्या है कि वो लोकल इनोवेशंस में कंट्रीब्यूट करती हैं एंड देन इंडस्ट्रियल अपग्रेडेशन में भी हेल्पफुल हैं। उसके बाद है हमारा 4th क्वेश्चन कल्चर एक्सचेंज एंड अंडरस्टैंडिंग। अब मैं आपको ना एक ही लाइन में ग्लोबलाइजेशन का मतलब समझाती हूँ और जब आपने एग्ज़ाम में भी लिखना है तो जब ग्लोबलाइजेशन का क्वेश्चन आएगा तो जब आप आंसर लिखोगे एक लाइन लिखनी है, ब्रिंगिंग द होल वर्ल्ड इनटू सिंगल इकोनॉमी,
ठीक है, इसका क्या मतलब है, ग्लोबलाइजेशन से क्या है, इंटरकनेक्टेडनेस बढ़ी है। ठीक है, हर एक बंदा जो है हर एक जगह पे मतलब इजीली आ जा सकता है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है, किसी भी कंट्री का कल्चर अडॉप्ट कर सकता है। ठीक है, किसी भी कंट्री की अगर जो भी उसको पर्टिकुलर कोई टेक्नोलॉजी अच्छी लगी है उसको अडॉप्ट कर सकता है। ठीक है, मतलब कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ग्लोबलाइजेशन का मतलब ही ये है कि पूरी की पूरी इकोनॉमी को क्या कर दिया गया, सिंगल बना दिया गया बाय द हेल्प ऑफ ग्लोबलाइजेशन। क्योंकि ग्लोबलाइजेशन से क्या हुआ है कि जितनी भी कंट्रीज़ हैं, ठीक है, हमारे वर्ल्ड में वो क्या है, इंटरकनेक्टेड हुई हैं। ठीक है, अब इसमें पढ़ते हैं क्या है, कहते हैं इंक्रीज इंटरेक्शन एंड एक्सपोजर ऑफ डिफरेंट कल्चर। वेरी 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 सिंपल लाइन। ठीक है, आपने जब ये लिखना है कल्चर एक्सचेंज एंड अंडरस्टैंडिंग, तो एक ही लाइन से इससे ही समझ आ जाता है कि क्या है, इंटरेक्शन इंक्रीज हुई है एंड एक्सपोजर हुआ है टू दी डिफरेंट कल्चर, एक दूसरे के कल्चर के बारे में हम जानते हैं। ठीक है, इंटरेक्शन हमारी बढ़ गई है। ठीक है, जिससे क्या है, हम भी फॉरेन कल्चर को अडॉप्ट कर रहे हैं। इवन फॉरेनर जो है वो हमारे इंडियन कल्चर को भी पसंद करते हैं। ठीक है, कोई भी कंट्री, किसी भी कंट्री का कल्चर जो है वो उसको हम जानते हैं थ्रू मोबाइल फोन्स, ठीक है, थ्रू गूगल सर्च वी कैन से, या फिर हम वहाँ पे जाके उस पर्टिकुलर कंट्री के कल्चर को अडॉप्ट कर रहे हैं या उसको देख रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ें। अब क्या है, डिफरेंट कल्चर्स, आइडियाज़ एंड परस्पेक्टिव्स कैन प्रमोट डाइवर्सिटी एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट। तो इससे क्या है, ये भी बेनिफिट है कि म्यूचुअल जो ट्रस्ट है या म्यूचुअल रिस्पेक्ट है वो भी बढ़ी है। एंड देन क्या है, डाइवर्सिटी भी प्रमोट हुई है। एंड देन इट ऑल्सो लीड टू डिफ्यूजन ऑफ कल्चर, लैंग्वेजेस, ट्रेडिशंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, एंड एनरिचिंग सोसाइटीज़ एंड प्रमोटिंग अ ग्लोबल सेंस ऑफ इंटरकनेक्टेडनेस। डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स जो है उनके बारे में हमें पता चलता है, डिफरेंट लैंग्वेजेस हम सीख रहे हैं। दिस इज़ ओनली बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो अगर क्या है कि हम जिस भी पर्टिकुलर कंट्री में जाके वहाँ पे कोई बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं, तो देन क्या है, उस कंट्री की लैंग्वेज अगर हमें समझ आती है, या सपोज हमें पता है कि वहाँ पे कौन सी लैंग्वेज यूज़ होती है, तो हम क्या है थोड़ी सी ट्रेनिंग लेके उसकी, ठीक है, कि हमें समझ आ जाए कि एक्चुअल में क्या क्या कोर कॉम्पिटेंसीज हैं उसकी। तो देन क्या है, अगर इसको हम समझ जाएंगे तो दूसरी कंट्री में जाके हम इजीली अपना बिजनेस जो है वो सेटअप कर सकते हैं। दिस इज़ ओनली बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो ये पॉइंट्स थे ग्लोबलाइजेशन के मेरिट्स के। तो अब हम शुरू करते हैं LPG 1991 के डिसएडवांटेजेस। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं LPG के डीमेरिट्स। ठीक है, जिसमें क्या है, हमारी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन तीनों के तीनों ही कंसेप्ट्स जो हैं इन डीमेरिट्स के अकॉर्डिंगली क्या है कवर हो जाएंगे। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ डीमेरिट्स। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है यहाँ पे, इनकम इनइक्वालिटी। ठीक है, कहते हैं LPG पॉलिसी के आने से क्या हुआ है कि यहाँ हम ये कह सकते हैं कि जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए हैं उनके आने से क्या हुआ है, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ी है। ठीक है, प्राइवेटाइजेशन आई है। उससे क्या हुआ है कि जो एम्प्लॉयज़ हैं या जो वर्कर्स हैं, ठीक है, उनके ऊपर बहुत ही ज़्यादा असर पड़ा है, इसका नेगेटिव असर पड़ा है। जैसे कि यहाँ पे क्या है कि अगर हम ये कहें कि टेक्नोलॉजी के आने से क्या है, जो काम लोग करते थे, ठीक है, उनकी जो पर्टिकुलर प्रेजेंस है वो ख़त्म हुई है। ठीक है, जो क्या है काम लोगों द्वारा किया जाता था वो क्या है अब टेक्निक्स या टेक्नोलॉजी का यूज़ होके हो रहा है, मशीनरी का यूज़ होके हो रहा है। ठीक है, कहते हैं LPG पॉलिसी लीड टू द रिस्ट्रक्चरिंग एंड क्लोजर ऑफ मैनी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। पहले तो ये हुआ कि LPG आने से क्या है कि जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं, ठीक है, वो यहाँ पे इस्टेब्लिश हुए हैं। एंड देन जो पब्लिक सेक्टर है उनका क्लोजर हुआ है। एंड देन क्या है, इट रिजल्टिंग जॉब लॉसेस। ठीक है, जॉब खत्म हुई है पर्टिकुलरली फॉर वर्कर्स इन द इंडस्ट्रीज। ठीक है, इट ऑल्सो लीड टू द ग्रोथ ऑफ इनफॉर्मल सेक्टर करेक्टराइज्ड बाय लो पेइंग जॉब। ठीक है, तो फिर क्या है, प्राइवेट सेक्टर में क्या है, काम ज़्यादा है लेकिन जो पेइंग कैपेसिटी है या सपोज पेइंग पावर जो है वो बहुत ज़्यादा कम है। लोग ज़्यादा काम करते हैं लेकिन उनके बदले में उनको जो उनकी सैलरी है या वेजेस हैं वो कम मिलते हैं। एंड लैक ऑफ जॉब सिक्योरिटी एक्सेट्रा।
उसके बाद है द इम्पैक्ट ऑन एग्रीकल्चर। अब एग्रीकल्चर के ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ा है, तो ज़्यादा जो लॉस है वो किसको हो रहा है यहाँ पे, जो स्मॉल फार्मर्स हैं उनको, क्योंकि जो लार्ज लेवल पे इंडस्ट्रीज़ हैं, ठीक है, वो क्या है, जो हाई लेवल पे एग्रीकल्चरिस्ट हैं उनके साथ टाई अप करके जो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट हैं, ठीक है, उसमें डील करते हैं। बट यहाँ पे जो स्मॉल लेवल पे फार्मर्स हैं, ठीक है, वो उनकी जो अहमियत है वो कहीं ना कहीं कम होती जा रही है, और वो क्या है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन जो है वो फेस कर रहे हैं। कहते स्मॉल फार्मर फेस चैलेंजेस in competing with large agri-business corporations, removing agriculture subsidies खत्म करने से and import restrictions को खत्म करने से, it also exposed farmers to violate global market forces and causing distress in the rural areas. उसके बाद है थर्ड पॉइंट environment कंसर्न्स, ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन ज़्यादा होने से क्या हुआ है, पॉल्यूशन ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है, डिफॉरेस्टेशन हुई है, देन क्या है, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका ज़्यादा यूज़ हुआ है, और इवन वेस्टेज भी होती जा रही है, और नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं वो कम होते जा रहे हैं। कहते द रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड इंक्रीज इकोनॉमिक एक्टिविटी रिजल्टिंग फ्रॉम द LPG पॉलिसी हैड नेगेटिव इम्पैक्ट, and increased industrialization, increased pollution, deforestation and depletion of natural resources। इस तरीके से आपने इसको लिखना है। देन है हमारा फोर्थ पॉइंट, लॉस ऑफ इकोनॉमिक सॉवरेनिटी। अब इसका ये मतलब है कि गवर्नमेंट की जो पावर है ना वो ख़त्म होती जा रही है, ठीक है। जैसे गवर्नमेंट जो है वो क्या है, LPG से पहले, ठीक है, क्या है, गवर्नमेंट के पास ही अपनी पूरी इकोनॉमी को सेट करने में या उसके लिए जो भी मेजर्स थे वो टोटली गवर्नमेंट के पास थे, ठीक है। गवर्नमेंट इकोनॉमिक पॉलिसीज़ बना के क्या है अपनी इकोनॉमी को, ठीक है, सेटल डाउन करती थी। बट क्या है, LPG रिफॉर्म्स में क्या हुआ है कि कुछ एक हिस्सा जो है इकोनॉमिक सॉवरेनिटी का वो चला गया प्राइवेट सेक्टर के पास, ठीक है। तो जिससे क्या है कि जो गवर्नमेंट की पावर है वो कहीं ना कहीं कम हो गई है, ठीक, अपनी कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट से रिलेटेड, अपनी जो कंट्री है उसके इकोनॉमिक सिस्टम से रिलेटेड। सो ये थे हमारे डीमेरिट्स ऑफ LPG 1991, ठीक है, या इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के डीमेरिट्स आप कह सकते हो। तो इसी से ही हमारा ये जो चैप्टर है, ये जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, एंड अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हो या प्लस आपको कुछ और इसमें इंफॉर्मेशन चाहिए, या आप चाहते हो कि इस चैप्टर से रिलेटेड आपको कुछ टिप्स चाहिए, तो आप मुझे स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए सो दैट आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके।